नमस्कार, एनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। हाँ, क्या बोलूँ मैं, मतलब भारतीय मार्केट के लिए कैसा दिन, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा कैसा दिन। श्रेया वीरू, गुड आफ्टरनून। और कहने को निफ्टी 100 पॉइंट नीचे है, लेकिन टेक्निकली 50 पॉइंट ऊपर है। बैंक निफ्टी वैसे 380 पॉइंट नीचे है, लेकिन टेक्निकली, प्योरली टेक्निकली 60-70 पॉइंट ऊपर ही है ये। मिड कैप, स्मॉल कैप, यहाँ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव्स हैं। आईटी इंडेक्स में ऑब्वियसली आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, जो आज हम थोड़ा सा एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। इसके अलावा अगर आप देखें, कच्चा तेल काफ़ी नीचे आ चुका है, लेकिन मार्केट ने उस लेवल का सेलिब्रेशन नहीं दिखाया जिस लेवल का सेलिब्रेशन नॉर्मली मार्केट दिखाता। हाँ, ये भी कह सकते हैं आपकी सुबह के 78 के मुकाबले हम वापस 80 पर आ गए हैं। डॉलर रुपये सुबह 95 के नीचे आया था, अब 95.16 पर है। और आरबीआई की एक बहुत ही इवेंटलेस पॉलिसी हुई है आज। आई थिंक इतनी नॉन इवेंट पॉलिसी मैंने पहले कभी नहीं देखी। खैर, जो भी है, ये सब चीज़ें हैं, इन सब पर बातचीत होगी। और ध्यान रखिएगा, कैश का तीसरा दिन है आज, तो फिर वही मामला कि ये पिक्चर सही है एक्चुअली। निफ्टी 102 पॉइंट नीचे है, लेकिन निफ्टी फ्यूचर 36 पॉइंट ऊपर है। तो बेसिकली ये मान के चलें कि आज 36 पॉइंट का मूव आया मार्केट में। कल के अगर ढंग के क्लोज से अगर आप देखेंगे, उस कैश एडजस्टेड क्लोज से। चलिए, खैर जो भी है, एक काम करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि आज गैप अप हुआ बड़ा, और वो गैप अप फेल हुआ। शो की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। दमदार ग्लोबल संकेतों के बाद भी बाजार सुस्त। आरबीआई पॉलिसी के बाद ऊपरी स्तरों से दबाव। निफ्टी ऊपर से 150 पॉइंट से ज़्यादा फिसल कर 24,500 के करीब आया। बैंक निफ्टी में भी दिख रहा है दबाव। आज भी कैश का थोड़ा कंफ्यूजन, स्पॉट और वायदा में बहुत फर्क। इंडिया विक्स 3% ऊपर। We are neither, dovish nor are we hawkish. We feel that this is the right policy rate. रिजर्व बैंक ने नहीं किया दरों में कोई बदलाव। आगे टाइटनिंग के कोई संकेत नहीं। कहा महंगाई को लेकर बहुत चिंता नहीं। खाने पीने और फ्यूल की वजह से इन्फ्लेशन ऊपर। FY27 के लिए ग्रोथ अनुमान बढ़ाया। वेस्ट एशिया ट्रंप टैरिफ और मानसून को बताया रिस्क फैक्टर। कैश फ्रेमवर्क में बदलाव का सेबी का कोई इरादा नहीं। सूत्रों के मुताबिक ब्रोकर्स के साथ मीटिंग में किया साफ, पार्टिसिपेशन बढ़ने से दूर होंगी दिक्कतें। कैश के मौजूदा डिज़ाइन या टेक में कोई खामी नहीं। आवाज़ की मेगा एक्सक्लूसिव। पिक स्टॉक, स्पॉटलाइट और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक है। इससे लोमबार्ड करीब 2% ऊपर। साथ ही चार्ट जीपीटी शेयर सोना BLW करीब 5% उछलकर वायदा का टॉप गेनर में शुमार हुआ। स्पॉटलाइट हिंदुस्तान जिंक भी चमका। वहीं नतीजों के बाद फिसले MCX और BSE। रियल्टी शेयरों में जोरदार तेजी, 1.5% चला इंडेक्स। गोदरेज प्रॉपर्टीज 5% उछलकर वायदा की टॉप गेनर्स में शामिल। साथ ही ऑटो और सरकारी बैंकों में भी रौनक। वहीं फार्मा, कैपिटल मार्केट और FMCG में हल्का दबाव। मोटर इंश्योरेंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भागे इंश्योरेंस शेयर। नई गाड़ियों की खरीद पर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होगा अनिवार्य। 2 व्हीलर पर 6 साल और 4 व्हीलर पर 4 साल के लिए बीमा खरीदना होगा जरूरी। न्यू इंडिया इंश्योरेंस 7% उछला। वहीं डिजिट करीब 6% ऊपर। कल आएंगे निफ्टी कंपनी ट्रेंड के पहली तिमाही के नतीजे। 20% बढ़ सकता है मुनाफा। मार्जिन में भी सुधार संभव। साथ ही हीरो मोटोकॉर्प, ब्रिटानिया, लुपिन समेत वायदा की 10 कंपनियों के नंबर्स का रहेगा इंतजार। 12% बढ़ सकता है हीरो का प्रॉफिट, लेकिन मार्जिन पर दिख सकता है दबाव। ओके, चलिए फिर शुरुआत करेंगे ट्रेड की। और देखें, अगर आप मार्केट में, तो आज एक बहुत ही क्यूरियस काइंड ऑफ डे है। क्यूरियस मैं इसको कह रहा हूँ क्योंकि आज बाजार की चाल को समझना बहुत लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहा है। आज मार्केट के पास सब कुछ था जो मार्केट के पास होना चाहिए था चलने के लिए, लेकिन उसके बाद भी मार्केट चला नहीं। अब आप ये कह सकते हैं कि मार्केट पहले चल चुका था, तो शायद इस वजह से थोड़ा सा एक फैक्टर्स थे। और आज हम खुले भी उस रेजिस्टेंस जोन में जिसकी हमने बात की थी श्रेया, 24,650 से 700 पर, वो सेल जोन भी था। इनफैक्ट आएंगे उस पर कुछ देर में। कैश का कन्फ्यूजन था, उससे भी फ़र्क है, क्योंकि आपको थोड़े भाव अलग अलग दिखेंगे। कैश का भाव अलग दिखेगा, फ्यूचर का भाव अलग दिखेगा। और निफ्टी, बैंक निफ्टी अगेन उतना नीचे नहीं है जितना दिखा रहे हैं। इनफैक्ट निफ्टी तो ऊपर है अगर आप देखेंगे तो। बैंक निफ्टी भी अगर आप देखेंगे तो 60-65 पॉइंट ऊपर ही है। हाँ, ये जरूर है कि गैप अप, टेक्निकली आज एक गैप अप हुआ जो फेल हुआ, क्योंकि जो फ्यूचर्स का लेवल था उसके हिसाब से आज जाएंगे तो आज करीब 200 पॉइंट का गैप अप हुआ, जो अब सिर्फ 50-60 पॉइंट रह गया है बेसिकली। तो निफ्टी और निफ्टी बैंक के फ्यूचर्स के रेट देखें, कैश के रेट ना देखें, ये एक चीज़ है। इसके अलावा एक और चीज़, आज बाजार में कोई बड़ा सेक्टोरल ट्रेंड नहीं है। 1-2 सेक्टोरल थीम्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कोई बहुत बड़ा सेक्टोरल मूव्स नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं, जैसे आज सुबह हमने हिंदुस्तान जिंक की बात की थी, ये अच्छा चल रहा है आज, यहाँ पर अच्छा मूव आ रहा है।
ONGC की हमने बात की थी कि यहाँ पर आज शायद अच्छे नतीजों पर इनफैक्ट आपको एक शॉर्ट करने का मौका होगा, वो अच्छा उस हिसाब से प्ले आउट हुआ है। आई थिंक थोड़ा नायका कंप्लीटली अगेंस्ट पड़ा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके मुकाबले, वहाँ उस तरीके के मूव्स नहीं आए। ऑटोज़, रियल एस्टेट, यहाँ पर वैसे भी हमारा काफ़ी पॉजिटिव, NBFCs काफ़ी पॉजिटिव व्यू था, यहाँ पर अच्छे मूव्स आपको देखने को मिले। तो ये 2-3 सेक्टर हैं जो थोड़ा सा फिर भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा क्लियरली थोड़ा सा हाई लेवल पर रेजिस्टेंस है, ये भी आज मार्केट में साफ हो गया। 24,650 के करीब करीब मान के चले, अब निफ्टी पर थोड़ी सी रेजिस्टेंस है। राइट तो मार्केट में थोड़ा कंफ्यूजन तो है ही। आज 340 पर फिर कैसे क्लोजिंग होगी उस पर तो नजरें रहेंगी कि 2 दिन का हमने केओस देखा है मार्केट में, लेकिन मार्केट में थोड़ा प्रेशर। इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपने जिक्र की, ब्रेथ अच्छी रही आज मार्केट की और स्टॉक स्पेसिफिक मूव काफ़ी अच्छा मिला है इस मार्केट पर। तो सर जो आपने लेवल बताया था वहीं से शुरुआत करूंगी। 650 700 का आज बिकवाली का जोन दिया था, वहीं से हम घूमे मार्केट में और वहीं से मुनाफा वसूली देखने को मिली है। इनफैक्ट आज का भी हाई उसी के आसपास है। लेकिन मेरे 2 सवाल हैं। एक तो अब मार्केट में करना क्या है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है, क्लोजिंग किसी को समझ नहीं आ रही। 2 दिन का सेशन देख लिया हमने, और दूसरी तरफ स्टॉक स्पेसिफिक मूव अच्छा मिल रहा है। तो अभी क्या इंडाइसेस को थोड़ा समझना चाहिए, क्लोजिंग थोड़ी और बेहतर से समझ आए, फिर हम कोई निफ्टी, बैंक निफ्टी पे ट्रेड ले और स्टॉक स्पेसिफिक ही हो जाना अभी इस मार्केट में बेहतर होगा? नहीं, स्टॉक स्पेसिफिक तो आप हो जाएं, और ऐसा तो नहीं है ना, स्टॉक्स में भी तो एंड में थोड़े से कंफ्यूजन आ ही रहे हैं ना। 340 करीब आकर तो देखिए श्रेया, मेरा मानना ये है कि 24,650 से 24,700 वैसे ही आज सुबह हमारा सेल जोन था। आज सुबह हमने ट्रेड के हिसाब से सिर्फ इसकी बात की थी कि अगर यहाँ पे रिजेक्शन मिले आपको तो सेल करिए 24,800 के स्टॉप के साथ। हालांकि मेरा व्यू अभी भी यही है, वहाँ से रिजेक्शन आया, वहाँ से आप स्लिप हो गए, लेकिन ये ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रेड थी जो प्ले आउट हुई है। अभी भी हम 24,350 के ऊपर हैं, और जब तक हम 24,350 के ऊपर हैं मार्केट का बड़ा ट्रेंड पॉजिटिव है। और जब अगर बड़ा ट्रेंड पॉजिटिव है तो उसमें जो आपका लॉजिकल टारगेट होता है वो हिट होना चाहिए। तो 24,800 इस मूव में हमारा लॉजिकल टारगेट है पोजिशनली, उसमें चेंज नहीं है। ये जो आज ट्रेड थी ये इंटरडे की ट्रेड थी कि इंटरडे में आप अगर इसको रिजेक्शन देखेंगे तो एक बार के लिए आप वापस नीचे आ सकते हैं। तो वो व्यू इंटैक्ट था, वो व्यू अभी भी ठीक ठाक चल रहा है। अच्छा, एक और दिक्कत हुई है कैश की वजह से। क्या हुआ है ना, कैश की वजह से टेक्निकल चार्ट पर फ़र्क पड़ा है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट्स बनाकर उसके बाद उसको ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग 5 मिनट का चार्ट यूज़ करते हैं, कुछ लोग 15 मिनट का यूज़ करते हैं, कुछ लोग 1 घंटे का यूज़ करते हैं, कुछ लोग 2 घंटे का यूज़ करते हैं। लेकिन इससे हुआ क्या है, कल की आखिरी कैंडल और आज सुबह की पहली कैंडल, इवेंचुअली मार्केट का जो टेक्सचर है वो ठीक है, मतलब कल का आखिरी जो मूव होगा वो पहले उसमें एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन जो कैंडल्स है ना उस पर फ़र्क पड़ता है। तो उसमें फिर आप अगर अपने टाइम फ्रेम से उसको एडजस्ट करेंगे तो उसमें दिक्कत आती है वहाँ पर सारी के सारी, ठीक है। तो और ऐसे में एक और दिक्कत है, काफ़ी वॉल्यूम आपके 3:15 के बाद आते हैं। सबसे ज़्यादा मार्केट में जो पार्टिसिपेशन होता है वो पहले घंटे में होता है या आखिरी घंटे में होता है, और जो आखिरी घंटे के वॉल्यूम से उनमें एकदम से काफ़ी आगे मुझे लग रहा है कि रिस्क रहेगा आगे जाते हुए थोड़ा सा। तो ये एक और दिक्कत है मार्केट की कि वॉल्यूम पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक रहें। वैसे भी एक व्यू हमने कर लिया था कि जब तक थोड़ा कन्फ्यूजन ना दूर हो जाए थोड़ा सा हम क्लोजिंग स्ट्रैटेजी नहीं ही लेंगे या न्यूट्रल ही रखेंगे, है ना। तो वो अभी भी ठीक है। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक अच्छे मूव्स हैं, और जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप लार्ज कैप आईटी देखिए, आप TCS देखिए, आप इन्फोसिस देखिए, आप आज HCL टेक देखिए, आप पूरा का पूरा निफ्टी IT देखिए, आप यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। ये एक स्पेस है जिस पर मैं 2-3 दिन से कह रहा हूँ कि अब यहाँ पर उछाल में आप अपने प्रॉफिट कन्वर्ट करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा मूव आ चुका है। इसमें हमने एग्जैक्ट ऑलमोस्ट बॉटम से एक मूव प्ले किया था, 3-4 हज़ार पॉइंट की रैली मिल चुकी है इसमें। अब यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेश ना लें और चाहे तो प्रॉफिट बुक करें या स्टॉप लॉस ट्रेल करें। ये हमने आज सुबह एक IT पे भी लिया था, वो प्ले आउट हो रहा है। और इसके अलावा मेटल्स, आई थिंक ये एक और स्पेस थी, मेटल्स और PSU बैंक्स। आज सुबह PSU बैंक्स की भी हमने बात की थी कि PSU बैंक्स भी थोड़े से अच्छे लग रहे हैं, तो मेटल्स और PSU बैंक्स यहाँ फिर भी ठीक ठाक मूव आए हैं। आई थिंक वो एज इट इज़ इंटैक्ट है। जहाँ तक निफ्टी की बात है, लेवल्स में 24,350 से 24,400 ये आपका निफ्टी पर सपोर्ट जोन है, थोड़ा नीचे आई एम श्योर। और रेजिस्टेंस तो आज वेल डॉक्यूमेंट हो गई है, आज का हाई 24,650 से 24,700 पर। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है 57,000 से 57,200 ये आपका सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, और थोड़ा सा चाहे तो 57,400 कर लें उसको, 200 डे मूविंग एवरेज। रेजिस्टेंस जो है वो बहुत क्लियर है, 57,800 से 58,000। 57,800 से 58,000 बैंक निफ्टी के लिए एक बड़ी रेजिस्टेंस है। अब आई थिंक ये वेल डॉक्यूमेंटेड हो चुका है, क्योंकि हर रैली यहाँ पर आकर
टिक वो हो रही है, क्या कहते हैं उसको, फेल हो रही है। और एक बड़ा फैक्टर है उसका HDFC बैंक। मैं अगर बार बार एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, HDFC बैंक, प्लीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपको हर स्टॉक में पैसा बनाना है। ये देखिए, ये HDFC बैंक का स्टॉक है, इसका 52 वीक लो 726 का है, आज हम 733 पर आ चुके हैं, 7 ही रुपये दूर रह गए हैं 52 वीक लो से। और 52 वीक लो भी ऐसा नहीं है कि 52 वीक लो है, 52 वीक लो आई थिंक शायद 2 ईयर लो है। तो ये भी एक दिक्कत है HDFC बैंक जैसे स्टॉक के लिए। ये थोड़ा सा बैंक निफ्टी के ऊपर प्रेशर डाल रहा है। खैर एनीवे, एक अच्छी चीज़ हमारे साथ ये है कि कच्चा तेल अभी भी हमारे कंफर्ट जोन में है। भले ही सुबह जो 78 वाला था वो अब वापस 80 पर आ गया है, लेकिन है अभी भी हमारे कंफर्ट जोन में। हाँ, लेकिन 78 वाला अगर 75 हो जाता तो और ज़्यादा अच्छा रहता है ना। इंडिया विक्स हल्का सा ऊपर आया है, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर नहीं है इंडिया विक्स में। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, पुट कॉल रेशियो कोलैप्स हो गया है, 0.84 पर आ गया है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 2 दिन पहले हम 1.4 पर थे, अब हम 0.84 पर आ चुके हैं। चलिए वीरू के पास चलते हैं और जानते हैं स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ से मूव्स आ रहे हैं। वीरू बताइए। बिल्कुल अनुज, पहला बास्केट जो मैं पिक करूंगा दैट्स मेटल्स, JSW स्टील। हालांकि हिंडाल्को पिक करता है इसको, हिंदुस्तान जिंक को पिक करता है, लेकिन ऑलरेडी काफ़ी बड़े मूव आ चुके हैं उसमें। बट यहाँ पे मैं पिक कर रहा हूँ JSW स्टील। अब ये स्टॉक, हालांकि ये भी इस वक्त डे हाई पे है, बट मोस्ट स्पेशली कर क्या रहा है, 1319, 1320, 1318 क्या है ये है जून फर्स्ट और सेकेंड वीक के स्विंग हाई। बट जिस प्रकार का OI प्लेस्ड है और जिस प्रकार से आप देखें कॉल्स के बिहेवियर है हाई स्ट्राइक के, प्लीज़ OI रखिएगा स्क्रीन पे। एक अच्छे राउंडिंग बॉटम के ब्रेकआउट के कगार पे JSW स्टील, और पूरा का पूरा सेक्टर अच्छा कर रहा है, तो एक एडवांटेज ये भी है, नॉट इन आइसोलेशन। आपकी स्क्रीन पे करीब 5.5 लाख शेयरों की लोडिंग यहाँ पे हुई है। एक मेटल, उसके बाद NBFCs में श्रीराम फाइनेंस, मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग, 2.5% ऊपर है, ये भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है, जुलाई 2025 से लेके ऑलमोस्ट 26 तक के बीच में एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट, वेल सपोर्टेड बाय OI, 2.5% का बिल्डअप, करीब करीब 7.25 लाख शेयरों की लोडिंग यहाँ पे हुई है, और करीब 1109 के स्तर पे एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट के कगार पे। और एक लास्ट स्टॉक जो यहाँ पे पिक करूंगा मैं यहाँ पर, वो है ऑरो फार्मा, करीब 1611 के स्तर पे ट्रेड करता हुआ। ये भी इस पे जो फ्लैग का जो ब्रेकआउट रेशियो है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, अच्छा परफॉर्मेंस देता है फ्लैग पे ये। और एक बार ये 1600 के ऊपर टिकता हुआ, अच्छी लोडिंग यहाँ पे भी हुई है, 4 लाख शेयरों का बिल्डअप यहाँ पे। तो ये थे 3 स्टॉक्स। पर अनुज, मेरा प्रश्न ये होगा, आज सुबह सुबह जब हमने लक्ष्मण जी से बात करी और सेबी का जो रुख निकल के आया, उसके बाद अब कैश इज अ पार्ट ऑफ अ मार्केट लाइफ, अब इसी के साथ चलना पड़ेगा आगे, आपको लगता है? और अपनी इंडेक्स ट्रेडिंग को इसके साथ बिठाना पड़ेगा तालमेल, आपको लग क्या रहा है? बिल्कुल, देखिए पहली बात तो जो आज सुबह लक्ष्मण जी ने स्टोरी ब्रेक की थी, सिंस आपने सवाल पूछा है, तो इस पर एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि कैश इज़ हेयर टू स्टे, ठीक है ना। वो यहाँ पे अभी रहने वाला है, और ऑब्वियसली सेबी चाहता है कि थोड़ा सा अब एक्सचेंजेस जो हैं वो पार्टिसिपेशन बढ़ाएं, और जैसे जैसे पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे 3.25 के बाद वो और वॉल्यूम आएंगे, उसके बाद ये जो चीज़ है ये ठीक हो जाएगी। ठीक है, देख लेते हैं इसको भी करके, और कोई बुराई नहीं है। एंड आई एम श्योर कि देखिए एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, अगर एक्सचेंज रेगुलेटर ने कुछ सोचकर एक डिसीजन लिया है, तो आई एम श्योर कि उस डिसीजन के अपने मेरिट्स होंगे, इसमें आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है। और आई थिंक वैसे भी सेबी को तो इतनी तो आप सेबी के बारे में कहेंगे कि सेबी का प्राइमरी मोटिव जो रहा है वो रिटेल को कैसे वॉलेटिलिटी से बचाया जाए, इसको लेकर के है। इसमें आई थिंक कहीं कन्फ्यूजन नहीं है, आई थिंक विरोधाभास कहीं नहीं है। पॉइंट सारा ये है कि इसकी वजह से अगर मार्केट का इक्विलिब्रियम ख़राब हो रहा है, तो क्या हमें ज़रूरत है एक बार स्टेप बैक करने की, कुछ दिन तक शायद मॉक ट्रेडिंग करके देखने की, और उसके बाद देखने की कि इसको उस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। वो एक पॉइंट है आई थिंक, लेकिन ये फैक्ट है कि अब ये रियलिटी है। अब इसीलिए हमने एक क्या व्यू लिया था पिछले 2-3 दिनों से कि आप अपने ऑप्शन पोजीशन को 3:15 बजे निपटा दें। दूसरी बात, उस दिन के ऑप्शंस में गैम्बलिंग ना करें। वो तो वैसे भी मेरा व्यू रहता है, आपको पता ही है, मैं बहुत कम उस वीक के ऑप्शंस की नॉर्मल ट्रेड्स की बात करता हूँ। मेरा नॉर्मली हमेशा भी होता है कि अगले हफ्ते के या मंथ एंड के ऑप्शंस में काम करें सीधा, ठीक है। सॉर्ट होगा ये भी, टीदिंग प्रॉब्लम है, किसी भी नए सिस्टम में टीदिंग प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर भी थोड़ी सी टीदिंग प्रॉब्लम चल रही है, तो उसका एक इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। बस ये है कि मैंने जो एक चीज़ कही थी कि इससे ये ना हो जाए कि बहुत कम वॉल्यूम में कैश के एकदम से जो 3.25 से 3.5 के एकदम बहुत कम वॉल्यूम पे प्राइस ऑप्शंस के डिस्टॉर्ट हो जाएं, और उससे वापस कहीं वो फिर वो
जेन स्ट्रीट वगैरह जैसा वाला मामला ना आ जाए। बस मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा ना हो जाए। पहले तो क्या होता था, फिर भी इंडेक्स को मूव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती थी। आप ऑप्शन में जब गेम होते थे तब आपको कैश में मूव करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती थी। आजकल तो अगर आप देखेंगे तो कैश के टर्नओवर कितने हैं, हम कितने कैश के टर्नओवर की बात कर रहे हैं। एनएससी का टर्नओवर चलिए फिर भी बीएससी से बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी है कितना कैश का टर्नओवर? आई थिंक 1200-1300 करोड़ के करीब के ओवरऑल टर्नओवर है। इन दैट केस उससे प्राइसेस इतने डिस्टॉर्ट हो रहे हैं अगर कि एक कॉल ऑप्शन 10 रुपये का 100 रुपये हो जाता है, या एक पुट ऑप्शन 100 रुपये का 0 हो जाता है। अगर वो है तो वो क्यों हो रहा है? आई थिंक उसको ठीक करने की ज़रूरत है। कैश इन इटसेल्फ ख़राब नहीं है, ना ही रेगुलेटर की मंशा ख़राब है, ना ही इसमें किसी को ये है कि ये चीज़ ख़राब है। लेकिन अगर इसका साइड इफ़ेक्ट ये हो रहा है कि एक रीज़नेबल ट्रेड नहीं हो पा रही है, या कुछ लोगों को इसकी वजह से भारी लॉस हो रहा है, और कुछ लोग जो सिस्टम को गेम कर पा रहे हैं वो एक ऑलमोस्ट एक उनको एक लॉटरी लग रही है। चलिए ठीक है, गुड फॉर देम, अच्छी बात है उनके लिए, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इसको समझने की ज़रूरत है। तो लेट मी पुट इट दिस वे। खैर एनीवे लेट्स सी, अभी तो 2 ही दिन हुए हैं, आज तीसरा दिन है, देखते हैं धीरे धीरे आगे। अच्छा एक और चीज़, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। अब निफ्टी के केस में क्या है, निफ्टी के केस में, एनएससी के केस में तो वॉल्यूम्स फिर भी रिलेटिवली ज़्यादा हैं, बीएससी के कैश के वॉल्यूम बहुत कम है। कल क्या होगा, आई थिंक ये एक और टेस्ट होगा, क्योंकि निफ्टी 24,000 का इंडेक्स है, उसमें 24,500, 24,550, 24,600 इस तरीके की कॉल में काम होता है। सेंसेक्स के केस में क्या होगा? अब सेंसेक्स है 78,380 पर, सपोज करिए, इसके केस में हो सकता है अगर 1% में मूव आए तो सपोज करिए आप 79,500 की भी कॉल एक्टिव हो सकती है, या नीचे 78,200 की भी कॉल एक्टिव हो सकती है। आई थिंक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कल जब हम सेंसेक्स की एक्सपायरी देखेंगे ना, कल वीकली एक्सपायरी सेंसेक्स की बहुत फैसिनेटिंग होने वाली है कल की सेंसेक्स की एक्सपायरी। ठीक है, आई एम श्योर मेरे इतना बोलने के बाद भी बहुत लोग उसमें गैम्बलिंग करेंगे, वो ह्यूमन नेचर है, उसमें कोई रोक नहीं सकता है किसी को, है ना, वो होगी कल, लेकिन फिर भी इस पर थोड़ी सी नज़र रखने की ज़रूरत होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट, कल नजरें रहेंगे सर, यहाँ पे तो बहुत ही कन्फ्यूजन है, कुछ और दिनों में तस्वीर और साफ होगी, लेकिन कन्फ्यूजन आज, हालांकि मूव्स थे सर स्टॉक स्पेसिफिक, लेकिन कन्फ्यूजन वाला मुझे स्टॉक स्पेसिफिक मूव भी लगा आज रिजल्ट्स के बाद। नहीं चला इसके लिए सर इक्का कह सकते हैं दर्शक ये कि आज इक्का नहीं चला, इसलिए मैं प्रश्न पूछ रही हूँ आपसे, लेकिन वाजिब सवाल है सर ये मेरा, क्योंकि नायका के ही नतीजे नहीं, मैरिको के भी नतीजे भी काफी अच्छे थे। दोनों स्टॉक, हालांकि नायका नेचुरली थोड़ा सा रिकवर कर गया, अब 4% डाउन था एक वक्त, अब 2.5% नीचे, मैरिको भी 2-2.5% नीचे। तो यहाँ तो नतीजे बहुत अच्छे थे, लेकिन स्टॉक पनिश हुआ है स्ट्रीट पे। वही गोदरेज प्रॉपर्टीज मिले जुले नतीजे थे, वो एकदम हीरो बन गया है 4% ऊपर। इतने अजीब मूव क्यों? देखिए, ये मार्केट का काम है, अगर मार्केट सब कुछ उस हिसाब से चलेगा स्क्रिप्ट के हिसाब से, तो फिर तो हर कोई पैसा बना लेगा ना। देखिए, नायका के मूव में थोड़ा सरप्राइज था, मैं जरूर कहूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आज का हीरो होना चाहिए, बट नहीं, ठीक है, आई थिंक काफ़ी चल चुका है स्टॉक। अच्छा, काफ़ी चल चुका है भी एक डेफिनेशन अपने आप में क्या है, मतलब कितनी बार देखा आपने चले हुए स्टॉक्स भी 20-30% चले, ऐसा नहीं है कि नहीं चले, लेकिन ठीक है, नायका नहीं चला, बिल्कुल मानता हूँ मैं, ये थोड़ा सा हमारा एक गलत रहा, सिर्फ आपका एक का नहीं था, मेरा भी आज बिग स्टॉक था, नहीं चला। इसके अलावा मैरिको देखें आप, हाँ, मैरिको के केस में जरूर कहा था कि मैरिको में वैल्यूएशन की हेडविंड है, तो मैरिको में बहुत ज़्यादा मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, लेकिन ये था कि हाँ स्टॉक थोड़ा चलेगा, लेकिन बिल्कुल ही नहीं चला। आई थिंक बीएससी और एमसीएक्स के केस में बहुत क्लियर है मार्केट को, अब लगता है खासतौर से बीएससी कि यहाँ पर अब एक वॉल्यूम टॉप आउट हो चुके हैं। एनएससी के बीएससी के केस में एक्विटीज़ ऑप्शंस के, और एमसीएक्स के केस में कमोडिटीज़ के, तो ये एक कारण है कि ये स्टॉक इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की जहाँ तक बात है, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ आपका कल उसकी कॉल, मतलब कल उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी वो काफ़ी पॉजिटिव थी, आज ब्रोकरेज का अपग्रेड आ गया तो भाग गया। आई थिंक पिडिलाइट की हमने बात की थी शायद सुबह, पिडिलाइट में अच्छा मूव आया है ना, पिडिलाइट, और अगर आप देखें कल प्रॉफिट बुकिंग आई थी, लेकिन आज फिर भी ठीक ठाक मूव आ गया इसमें, तो ठीक है, मतलब सब कुछ खराब नहीं। हिंदुस्तान जिंक देख लीजिए आप, हिंदुस्तान जिंक में अच्छा मूव आया, आज सुबह हमने इसको इंक्लूड किया था कि चांदी के जो रेट्स हैं उनका एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। चलिए काम करते हैं, फटाफट रफ्तार के घोड़े फैसिलिटी स्टॉक्स देख लेते हैं। सबसे पहले गोदरेज प्रॉपर्टीज़, आई थिंक एक ब्रोकरेज अपग्रेड आया, उसके बाद आज ये स्टॉक भागा, और आज सुबह तो नहीं, हमने कल बात की थी गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की। सोना बीएलडब्ल्यू में अच्छे मूव आया। आज मैं सुबह सरप्राइज था कि ये एक्चुअली फ्लैट खुला, बट अच्छी बात है, पूरी तेज़ी स्क्रीन पर हुई। आज का ये चार्ट जीपीटी स्टॉक था, और आई थिंक पिछली बार जब हमने इसको पॉजिटिव लिया था तब 700 का भाव था, आज 820 का भाव हो चुका है। इस तरीके के मूव आ रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक, यहाँ मेटल्स में अच्छी तेज़ी, और आज का हमारा स्पॉटलाइट स्टॉक भी था हिंदुस्तान जिंक, यहाँ पर अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिल रही है।
फिसड्डी स्टॉक्स में कल्याण ज्वेलर्स खराब नंबर, हालांकि सुबह कल्याण ने कंफ्यूज किया था लेकिन उसके बाद वो वन वे नेगेटिव मूव शुरू हुआ। कल्याण ज्वेलर्स खराब नंबर्स के बाद 5% गिरा। एमसीएक्स और बीएससी एक्सचेंजों के नंबर्स क्लियरली फीके रहे, उसका एक इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर एमसीएक्स पर भी और बीएससी पर भी। और जी एंटरटेनमेंट, आई थिंक 3 दिन पहले हमने आपको अलर्ट किया था कि जी में जो बड़ी रैली हुई थी वो पूरी की पूरी अब फेल होगी और अब इनफैक्ट स्टॉक 5% नीचे है, काफ़ी कमज़ोर है, 200 डे मूविंग एवरेज के करीब आ चुका है और जितना स्टॉक ने कमाया था पिछले कुछ दिनों में उससे ज़्यादा 2 दिन में गंवा चुका है जब से वो सेबी का ऑर्डर आया है उसके बाद से। तो ये एक और आज के फिसड्डी स्टॉक्स में शामिल होगा आपका जी एंटरटेनमेंट। चलिए आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम का क्रम समझ लेते हैं। ट्रेंडिंग स्टॉक्स, मार्केट नीचे से प्रेशर में, तो शुरुआत करूंगी गिरने वाले स्टॉक्स के साथ। सबसे ज़्यादा प्रेशर आज कहाँ पड़ता हुआ नजर आया है? जो स्टॉक्स अभी आप थोड़ी देर पहले सुझा रहे थे, एक तो आईटी पैक हमने कहा था कि मुनाफा वसूली का शिकार हो सकता है, तो एचसीएल टेक 2%, टीसीएस भी आपको 2% नीचे दिखाई देगा। अपोलो हॉस्पिटल मुनाफा वसूली 1.5% नीचे और आईसीआईसीआई बैंक टूटा है आज 1.5% के करीब। वायदा में अगर आप देखें तो यहाँ पर भी कल्याण ज्वेलर्स नतीजों के बाद टूट गया 4.5% से ज़्यादा। एनएचपीसी यहाँ पे नतीजों के बाद डेंट पड़ता हुआ नजर आ रहा है 2.5%। एमसीएक्स अगेन रिजल्ट इम्पैक्ट और बीएससी भी रिजल्ट इम्पैक्ट 3.5% आपको नीचे कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। सीमेंट स्पेस में अच्छी तेजी है, ग्रासिम चढ़ा 2.5%, एलएनटी पिछले कुछ सत्रों से कोशिश कर रहा है 1.5% ऊपर। श्रीराम फाइनेंस यहाँ पर अच्छा मूव बनता हुआ 1.5% और एचडीएफसी लाइफ भी इस लिस्ट में जगह बनाई है 1% ऊपर। और वायदा में अगर आप देखिए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 5%, जुबिलेंट फूड एक तरफा भाग रहा है पिछले कुछ सत्रों से 6% ऊपर। बॉश पूरा ऑटो एंसिलरी स्पेस अच्छा लग रहा है 5% ऊपर। गोदरेज प्रॉपर्टीज नतीजों के बाद ब्रोकरेज के अपग्रेड के बाद 4% ऊपर नजर आ रहा है फिलहाल कामकाज करते हुए। ट्रेंडिंग स्टॉक्स की चर्चा कर ली हमने, अब आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम में होगा क्या वो समझा देती हूँ। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के गौरांग शाह जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, चंदन तापड़िया, विकास सालुंखे, राजेश सातपुते और आशीष कयाल जी से। 2:20 पर सुदर्शन बताएंगे कि ऑटो एंसिलरी शेयरों में रफ्तार क्यों है। 2:30 बजे समझेंगे गोदरेज प्रॉपर्टीज आज का हीरो क्यों बना। 2:35 पर लक्ष्मण जी से समझेंगे कैश ऑक्शन फ्रेमवर्क पर एक्सक्लूसिव खबर क्या है। साथ ही 2:40 पर मोटर इंश्योरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर डिटेल लेकर आएंगे रोहन। 2:50 पर ट्रेंड ब्रिटानिया और ल्यूपिन के नतीजों का अनुमान बताएंगे नुपुर। साथ ही हीरोमोटो और संवर्धना मदरसन के नतीजों का प्रीव्यू लेकर आएंगी दीपाली। 3 बजे अनुजी से समझेंगे स्ट्रैटेजी। 3:05 पर डीलर रूम चेक होगा। 3:10 पर बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स लेंगे। 3:15 पे बिग मार्केट वॉइस में मसा जुड़ेंगे डीआर चोकसी फिनसर्व के एमडी देवेन चोकसी जी। चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेड्स की। पैनल तैयार है हमारा। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर बताइए इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू सभी पैनलिस्ट को, गुड आफ्टरनून। स्टॉक का नाम है आज बाय, वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। इसमें मोमेंटम है, फिर करेक्ट 1320 के आसपास जेएसडब्ल्यू स्टील टॉप लगाएंगे 1310, 10 रुपए का स्टॉप लगाएंगे। टारगेट होना चाहिए 1340, हो सकता है स्पिल ओवर ट्रेड हो जेएसडब्ल्यू स्टील। जी हाँ, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको इसका ओआई दिखाया भी था। जेएसडब्ल्यू स्टील मेटल्स में सबसे शार्प बिल्डअप्स में से अगर आप देखें एक है इस वक्त जेएसडब्ल्यू स्टील। प्रकाश सर की कॉल एट 1324 इन फ्यूचर्स। विकास गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। देखो मेरा बाय कॉल रहेगा रिलायंस इंडस्ट्री, जिसमें हमने देखा कि ये पूरे वीक में एक प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिला, लेकिन जो इम्पोर्टेंट रिट्रेसमेंट जो लेवल है 61.80 वो 1270 के आसपास यहाँ पे प्लेस है वीकली चार्ट पे। तो मुझे लगता है वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट इस काउंटर में देखने मिल सकता है और यहाँ से वापस एक पुल बैक रैली टूवर्ड्स 1340 के आसपास देख सकते हैं। तो 1340 के टारगेट के लिए रिलायंस इंडस्ट्री को बाय करना है। 1250 का यहाँ पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट देखने मिलेगा, तो वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय किया जा सकता है और ये हमारे क्लाइंट को भी रिकमेंड कर चुके हैं, तो रिलायंस पे बाय कॉल। रिलायंस इंडस्ट्रीज पे बाय साइड की ट्रेड आई है, तो डिस्क्लेमर प्लेट आपके स्क्रीन पर है। खरीद फरोख्त की सलाह नहीं है। अगर आपको बाय सेल करना है तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें, क्योंकि रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है। आशीष कयाल जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड इस वक्त की। हाँ गुड आफ्टरनून श्रेया। देखिए ओवरऑल जो रुझान बाजार पे मेरे ख्याल से काफी अच्छा मूव आया था, उसके बाद एक कंसोलिडेशन हो सकता है, लेकिन ऐसे में चलते हुए चुनिंदा स्टॉक्स में अभी भी काफी अच्छा मोमेंटम मिल रहा है। नेटवर्क टेक्नोलॉजीज जो है यहाँ पर अच्छा रुझान देखा जा रहा है पिछले 3 से 4 दिन में, और यहाँ पर ऊपर का जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो करीबन 5160 का देखा जा सकता है। स्टॉप लॉस 4750 का लगाना होगा।
मानस जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? तो अनुज जी, जुबिलेंट फूड पे खरीदारी करने की राय रहेगी। जुबिलेंट फूड ने रिवर्सल तो दो दिन पहले दिखाया था, लेकिन कल हमने कंसोलिडेशन देखा और आज रैली रिज्यूम हुई है। 200 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर अभी भी खरीदारी करने के मौके दिखते हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 483 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट आपको सेट करने हैं 510 रुपए के। ये कैश टेबल्स है। 490 वाला 490 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 16-17 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 13 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें। 24 के टारगेट सेट कर लें। ओके, जुबिलेंट फूड्स 492 पे आपका लॉन्ग कॉल। राजेश सतपति जी के पास चलते हैं। राजेश जी, आपका ट्रेड? जी वीरेंद्र जी, देखिए मेरी नजर सीमेंट स्टॉक्स पे है। मुझे पर्टिकुलरली अल्ट्राटेक, ग्रासिम, इन दोनों के चार्ट अच्छे लग रहे हैं। तो स्टार्ट विद आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन ग्रासिम। परसों भी इस पे बात हुई थी। ग्रासिम मुझे लगता है यहाँ पे जो टारगेट उभर के आ रहा है वो है करीबन 3280 से लेकर 3300 का। 3200 के ऊपर बाय रहेगा। 3185 का स्टॉप लॉस रहेगा फ्यूचर में। ग्रासिम यहाँ पर अच्छे मूव्स। राजेश जी की बाय साइड की ट्रेड, सारे टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, सभी बाय साइड की ट्रेड आई है। रिकैप करूंगी थोड़ी देर में, उससे पहले हम इन्वेस्टमेंट आइडिया ले लेते हैं इस मार्केट में। गौरांग जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरांग जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। इस वक्त की इन्वेस्टमेंट आइडिया सर? धन्यवाद श्रेया जी, आपका मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को और आप सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लेमर देना अनिवार्य होगा। जो भी निवेश लायक रणनीति आज दोपहर आपके कार्यक्रम में रखेंगे श्रेया जी, ये बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए। इसमें हमारी कंपनी जियोजो तथा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है। ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का हितों का टकराव। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। संभव है कि उनका निवेश हो। तो मेरे ख्याल से कार्यक्रम की शुरुआत में आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड का जिक्र हुआ था। ये जो 4 साल चौपहिया वाहनों के लिए और 6 साल दोपहिया वाहनों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को लेकर के जो बातें सामने आई हैं, और अगर जो तारीख तय की गई है उसको अमल में रखा गया, जमीनी स्तर पर लागू कर दिया, तो हमें लग रहा है कि, और ये एकमात्र ऐसी कंपनी आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड नॉन लाइफ जनरल इंश्योरेंस में जिसका 2-3 कारणों को लेकर के, एक तो मार्केट शेयर बहुत अच्छा है। नतीजों को लेकर के पिछली तिमाही में जो नतीजे देखे थे वो थोड़े बहुत निराशाजनक थे, लेकिन वो एक आध तिमाही की नकारात्मक परिस्थिति हम मांग के चल रहे हैं। हालांकि आज ऊपरी स्तर से थोड़ा बहुत नीचे बिल्कुल आया है। खरीदारी की राय है, इसमें लंबी अवधि के लिए है, मगर इस स्तर से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जुड़ते जाए। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया हो गया, यहाँ पर रहेंगी नजरें। रिकैप कर देती हूँ, हमने बहुत सारे स्टॉक्स की चर्चा की। गाबसर की तरफ से जेएसडब्ल्यू स्टील आया है। मेटल एज ए पैक रखना था फोकस में। चार्ट जीपीटी का पहला स्पेस था ये। 1340 के टारगेट के लिए आप जेएसडब्ल्यू स्टील देखिए। 1310 का स्टॉप लॉस लगाना है। विकास जी कह रहे हैं कि रिलायंस में खरीदारी कर सकते हैं, यहाँ पर स्ट्रेंथ नजर आ रही है। 1340 के टारगेट है, 1250 का स्टॉप लॉस लगाना है। आशीष जी ने नेट वेब चुना है, जहाँ पर स्ट्रेंथ और खरीदारी की राय। 5160 के टारगेट है, 4750 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। मानस जी ने जुबिलेंट फूड चुना है। शानदार रैली यहाँ पर, इन स्तरों पर भी जोड़ सकते हैं आप इसको। 510 के टारगेट के लिए 483 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिएगा। राजेश जी ने कहा कि ग्रासिम काफी अच्छा नजर आ रहा है और यहाँ पर 3280 3300 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 3185 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। और आखिर में गौरांग जी ने आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड चुना है। लंबी अवधि के नज़रिए से काफ़ी अच्छा नज़र आता है ये स्टॉक इनको। मार्केट तो जस का तस, लेकिन सर ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा किया। सोना, बीएलडब्ल्यू, आज का चार्ट जीपीटी भी था, बॉश, उनो मिंडा, सभी में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है और इस पर थोड़ी देर में और चर्चा भी करेंगे। लेकिन ये स्पेस कितना अच्छा लग रहा है आपको? देखिए, ऑटोज़ पर हम बुलिश हुए थे और लगातार ऑटोज़ पे बुलिश थे। सोना, बीएलडब्ल्यू तो आई थिंक स्ट्रक्चरल तेज़ी है। ये रीस्ट्रक्चरिंग जो वहाँ पर होने वाली है उससे पहले आई थिंक, जैसा आपने कहा, ये तो हमने आज लिया था, लेकिन पिछली बार 700 पे इसको कवर किया था और तब से आई थिंक आप देखेंगे तो अगर इसमें अच्छे मूव आ रहे हैं और बाकी स्पेस भी अगर आप देखेंगे सब में अच्छे मूव्स हैं। और ये डेरिवेटिव है ना, अगर अंडरलाइंग अच्छा करेगा और डेरिवेटिव अच्छा करेगा, मेनली इस वजह से इस तरह के मूव्स आ रहे हैं। लेकिन इसी पर और आगे चर्चा कर लेते हैं श्रेया। राइट, ऑटो एंसिलरी स्पेस पे रहते हैं और अच्छी खासी तेजी इस पूरे स्पेस में देखने को मिल रही है। नतीजों के साथ साथ कंपनियों की कमेंट्री ने भी काफ़ी बूस्ट किया है इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को। तो डिटेल्स एक बार फिर से समझ लेते हैं सारी कंपनियों के कैसे रहे। सुदर्शन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुदर्शन जी, गुड आफ्टरनून। ऑटो एंसिलरी एज ए स्पेस काफ़ी रफ्तार में है।
काफ़ी रफ्तार में और पूरे साल अभी तक 2026 में ऑटो कंपनीज में आप रफ्तार देख रहे थे और लास्ट कुछ एक वीक में इवन ऑटो एंसिलरी कंपनीज में रफ्तार देखा जा रहा है। तो जस्ट आज का मूव मैं बता देता हूँ। आस्क ऑटो जिसका कल कंपनी ने अर्निंग्स अनाउंस किया था 14% मूव किया है, हैप्पी फोर्जिंग्स 5%, मदरसन वायरिंग 4%, यूनो मिंडा 2%, सोना BLW भी 4% एंड बॉश 5%। उसके क्या कारण है? तो एक तो मैंने बताया आपको कि लास्ट 2 दिन या 3 दिन में कहें जितने भी कंपनीज ने अर्निंग्स अनाउंस किए हैं उनका टॉप लाइन ग्रोथ अगर जो आप देखोगे सारे कंपनीज के टॉप लाइन ग्रोथ 20% से ज्यादा रहे हैं। पहला रीजन। दूसरा रीजन, ऑटो कंपनीज की बात करो, ऑटो एंसिलरी कंपनीज की बात करो, बात वो सारे लोग कर रहे हैं प्रीमाइजेशन। अगर जो प्रीमाइजेशन ऑटो में आएगा तो उसका बेनिफिशियरी कौन होगा? ये सारे ऑटो एंसिलरी कंपनीज, क्योंकि वो सप्लाई करते हैं पार्ट्स टू ऑटो कंपनी। तीसरा रीजन, ईवी का पेनिट्रेशन 2 व्हीलर्स में इंक्रीज हो रहा है। आपको पता हो सारे ईवी कंपनीज ने जुलाई महीने का जब डेटा दिया था रजिस्ट्रेशन, अगर जो एंटायर सारे का एक साथ लेंगे 81% का ग्रोथ। एथर एनर्जी का आप शेयर देख ही चुके हैं, आज ओला इलेक्ट्रिक भी ऊपर है। तो सबका सेल्स अच्छा होते जा रहा है। तो ये कुछ एक मुख्य कारण है जिसके कारण आप ये ऑटो एंसिलरी कंपनी में बढ़त देख रहे हैं। अब मैं कुछ एक चीज और बताता हूं, मैनेजमेंट कमेंट्री और कुछ एक इंटरनल। सो पहला स्टार्ट करूंगा आस्क ऑटो से। उन्होंने उनका जो सेगमेंट्स है, पहला एडवांस्ड ब्रेकिंग सिस्टम्स, उसका रेवेन्यू ग्रोथ 48% इंक्रीज हुआ है Q1 FY27 में। सेफ्टी कंट्रोल केबल्स, उसका रेवेन्यू ग्रोथ 20% इंक्रीज हुआ है। यूनो मिंडा क्या बोल रही है कि ऑटो प्रोडक्शन इंक्रीज होने के कारण, वॉल्यूम इंक्रीज होने के कारण उनका रेवेन्यू ग्रोथ FY27 में भी स्ट्रांग रहेगा और वो कॉन्फिडेंट हैं कि 20% से ज़्यादा ही रेवेन्यू ग्रोथ होगा। और अगर जो मार्जिन की बात करें तो रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज होने के बावजूद वो बोल रहे हैं कि 11% ±50 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन मेंटेन करेंगे। मदरसन सुमी FY26 तक उनका ईवी का कंट्रीब्यूशन 6.6% था। नाउ Q1 FY27 वो इंक्रीज होकर 8.5% हो गया है। और रेवेन्यू ग्रोथ ये Q1 FY27 में 37% था और ये तब आया है जब कॉपर प्राइस में भी 53% का इंक्रीज देखने को मिला है। तीसरी कंपनी है हैप्पी फोर्जिंग्स, वो बोल रहे हैं कि FY27 में रेवेन्यू ग्रोथ 30% से ज़्यादा, मार्जिन 30% से ज़्यादा रहेगा और वॉल्यूम ग्रोथ जो उन्होंने ईयर के स्टार्ट में दिया था उससे ज़्यादा रहने के अनुमान है। तो अच्छी कमेंट्री प्रीमाइजेशन के कारण और ईवी का आप थीम देख ही रहे हो। तो ये सारे कुछ एक कारण है जिसके कारण आपको ऑटो एंसिलरी कंपनी में बढ़त देखने को मिल रहा है। जी सुदर्शन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऑटो गजब है, मोमेंटम है। एंसिलरी स्पेस को देखिए, फ्रंट लाइन स्पेस को देखिए, गजब का मूव है। कल हम मेरे ख्याल से अनुजर में 10:10 पे अजय श्रीवास्तव जी से बात कर रहे थे और उनके फंड में भी सबसे, अगर आप देखिए ऊपर विराजमान अगर कोई स्पेस था, दैट वाज ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी। अभी आस्क ऑटोमोटिव का जिक्र किया सुदर्शन ने, लुक एट 637 पे अगर आप देखें डे हाई पे ट्रेड कर रहा है मानस। आस्क, हालांकि हैप्पी फॉर्ज बहुत चल चुका है, लेकिन आस्क ने बहुत हालिया एक ब्रेकआउट दिया है 580 के प्राइस पे 637। ये जिस प्रकार की जिस चैनल का ब्रेकआउट आया, जिस राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट आया है, ये ऑलमोस्ट 1 साल का है। इसका प्रोजेक्शन क्या कहता है मानस? क्योंकि आज बहुत बड़ा मूव है, लेकिन ये कहाँ तक जाने का पोटेंशियल रखता है अभी? देखिए, जिस तरह का ब्रेकआउट है और वॉल्यूम्स है उसको देख के तो लग रहा है कि 775 के लेवल्स को स्टॉक टेस्ट कर सकता है पोजिशनली। करंट लेवल्स पे खरीदारी ना करें क्योंकि ऑलरेडी 15% अप है, कोई डिप मिल जाए तो फिर खरीदारी करेंगे। लेकिन स्टॉप लॉस भी बड़ा है, आपको स्टॉप लॉस तो 540 के नीचे ही लगाना है। तो डिप पे अगर 600 के आसपास आए तो ही खरीदारी करें। आस्क ऑटोमोटिव पर ये व्यू, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी शानदार यहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है, 15.5% ऊपर है। चलिए इसी के साथ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार जल्द लौटते हैं। वेलकम बैक। स्टॉक स्पेसिफिक मूव काफ़ी अच्छा मार्केट में नज़र आ रहा है। कुछ कैश मार्केट के काउंटर्स देखें आप जहाँ पर अच्छी बढ़त, ओला इलेक्ट्रिक, इंजीनियर्स इंडिया, ओला इलेक्ट्रिक 7% ऊपर, इंजीनियर्स इंडिया 6.5% ऊपर। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉनिक मार्ट दिखाएंगे एक बार स्क्रीन पर जो कि 9.5% ऊपर है। और इनफैक्ट आई थिंक ये राजेश जी की पिक थी आज सुबह कैश कॉल्स में, जहाँ पर शानदार बढ़त देखने को मिल रही है। चलिए वक्त हो रहा है ये वाला स्टॉक ने इलेक्ट्रॉनिक मार्ट। चलिए कैश कॉल्स का वक्त हो रहा है। हाँ, 9.5% की तेज़ी के साथ कामकाज कर रहा है। कैश कॉल्स लेंगे हम गाबा से विकास जी से और आशीष कयाल जी से। तो गाबा सर बताइए फिर कैश में कौन सा काउंटर? गुड आफ्टरनून टू यू। मेरा ध्यान है पिरामल फाइनेंस में। पिरामल फाइनेंस ट्रेड करे 2100 के आसपास। स्टॉप लगाना चाहिए यहाँ पर करीब 2086, करीब 15 रुपए का स्टॉप है, 1450। टारगेट होना चाहिए 2150 पिरामल फाइनेंस।
ओके, पिरामिल फाइनेंस आपका एक लॉन्ग कॉल 2105 पे। आशीष जी, आपका कॉल क्या रहेगा कैश में? देखिए मेरा कॉल होगा हिंदुस्तान कॉपर में। ओवरऑल मेटल स्पेस फिर से एक अच्छा रुझान दिखा सकता है और हिंद कॉपर का करेक्शन कंप्लीट हो सकता है यहाँ पे। तो हिंदुस्तान कॉपर पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। ऊपर में टारगेट जो है वो है अराउंड 545 के देखे जा सकते हैं। स्टॉप लॉस नीचे लगाना होगा 500 रुपए का। ओके विकास जी, आपकी ट्रेड कैश में? मेरा बाय कॉल रहेगा टाटा कैपिटल। यहाँ पे एक अच्छा सेटअप बनते हुए देखने मिल रहा है इंट्राडे चार्ट में, और आज के पूरे दिन में भी एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। 370 का ब्रेकआउट था। ऊपर में टारगेट 392 का देखने मिलेगा और नीचे में 362 का यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने मिलेगा। तो 362 के स्टॉप लॉस से टाटा कैपिटल को बाय करना है 390 के टारगेट। चलिए कैश ट्रेड्स पूरी हो गई। अब चंदन जी जुड़े हमारे साथ पैनल में। चंदन जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपका स्टॉक आइडिया इस समय का। जी नमस्कार, गुड आफ्टरनून। देखिए मैं फोकस करना चाहूंगा यहाँ पे आरआर केबल पे। देखिए सेलेक्टिव वायर एंड केबल कंपनीज में काफी अच्छा मोमेंटम है और आरआर केबल में कंटिन्यूसली पिछले 4-5 महीने से हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। वीकली चार्ट की बात करें तो आज से 7 दिन पहले एक बड़ा मूवमेंट आया था, उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ और आज वापस मोमेंटम पकड़ा है। तो इसलिए आरआर केबल पे खरीदारी की सलाह होगी। सपोर्ट होगा 2715 का, ऊपर में टारगेट बनेंगे 2880 तक के। आर काबिल यहाँ पे चंदन जी की कॉल, और आप केबल और वैस सेगमेंट में आर काबिल को पिक कर रहे हैं। खैर चलिए, अब थोड़ा सा हम यहाँ पे ना जब कैश पे लौटते हैं इस मुद्दे पर, और 2 दिन से इस उथल पुथल के बीच में क्लोजिंग्स में अगर आप देखें जो डिजास्टर्स हो रहे हैं उसके बीच में कैश मुद्दे पर सेबी का क्या मानना है, और कुछ महत्वपूर्ण अगर आप देखें तो खबर इस संदर्भ में आपको देते हैं। हमारे साथ CNBC आवाज़ के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण जी मौजूद है इस वक्त। लक्ष्मण जी, कल भी इनफैक्ट हम इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे, मेरे ख्याल से आपने रात को कुछ महत्वपूर्ण लोगों से बात की है। 2 दिन के इस कन्फ्यूज़न के बाद एक मेजर अगर आप देखें तो डिफरेंशियल है कैश से पहले की क्लोज में और कैश के बाद के। आपकी सेबी से मंत्रणा हुई, बातचीत हुई कुछ अधिकारियों से, क्या निकल के आया 2 दिन के इस सेशन के बाद? देखिए दरअसल यहाँ पे सेबी के टॉप सोर्सेज से मेरी बातचीत हुई और वहाँ पे 3 बातें निकलकर सामने आई। पहली बात कि 2 दिन से कैश को लेके जो उथल पुथल मचा हुआ है, जिसका जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, वो उस पर सेबी की नज़र बनी हुई है। सेबी लगातार उसको मॉनिटर कर रहा है, लेकिन नज़र बनने का मतलब ये नहीं है, मॉनिटर करने का मतलब ये नहीं है कि सेबी इस कैश के फ्रेमवर्क में कोई बदलाव करेगा। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक सेबी फिलहाल कैश के फ्रेमवर्क में कोई बदलाव करने का इरादा नहीं रखता है। सेबी का मानना है कि कैश का फ्रेमवर्क हो या फिर उसके जो तकनीक है वो काफ़ी पुख्ता है, डिज़ाइन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत एक ही जगह है जिसका एहसास सेबी को है। वो दिक्कत ये है कि इसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है, मार्केट पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। तो इसको लेके सेबी नज़र बनाए हुए कैसे मार्केट पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा सकता है। और 2 दिन के मार्केट पार्टिसिपेशन के वॉल्यूम की तुलना की गई तो सेबी इस बात से कुछ राहत ले रहा है कि पहले दिन के मुकाबले दूसरे दिन में पार्टिसिपेशन अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। और इस दौरान कल क्या हुआ, एक महत्वपूर्ण घटना हुई। कल दरअसल किसी और मुद्दे पे मार्केट पार्टिसिपेंट और ब्रोकर लोग गए हुए थे मिलने के लिए सेबी चेयरमैन से। सूत्र बता रहे हैं कि जिस मुद्दे पे बातचीत होनी थी उस पर तो हुई, लेकिन उस बैठक के दौरान कैश के मुद्दे पर भी लंबी चौड़ी बातचीत हुई और वहां भी जो मार्केट पार्टिसिपेंट ब्रोकर लोग गए थे उन्होंने ही माना कि धीरे धीरे वो लोग पार्टिसिपेशन ज्यादा बढ़ाएंगे और जब पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो फिर इस तरह के उतार चढ़ाव में कमी देखने को मिलेगी। तो फिलहाल सेबी वेट एंड वॉच की स्थिति में है और जिस उतार चढ़ाव की बात आप कर रहे थे वो लगता है कुछ दिनों तक आपको देखने को मिलेगा, लेकिन सेबी तत्काल कोई दखल देगा इसकी संभावना फिलहाल नहीं है। ओके चलिए काम करते हैं, एक बार शुक्रिया लक्ष्मण जी, एक बार चंदन जी से बात करते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ी डेरिवेटिव डेस्क है मोतीलाल ओसवाल की, चंदन जी हेड करते हैं उसे। चंदन जी, आपका एक्सपीरियंस क्या है लास्ट 2 दिनों में जो हुआ है, और क्या इससे थोड़ा सा इक्विलिब्रियम बिगड़ा है, वॉल्यूम पर इम्पैक्ट आया है, और आगे आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? जी अनुज जी, देखिए इस मुद्दे पर हम काफी गंभीर है और लगातार इस पे वर्क कर रहे हैं और पिछले 2 दिन में कम से कम 8 से 10 इसके लिए ट्रेनिंग कर चुके हैं ताकि हमारे जितने भी बिजनेस पार्टनर और एडवाइजर है वो सीएस के सिस्टम को समझ पाए। इसकी गंभीरता की बात करें तो देखिए एज ऑफ नाउ क्या हुआ है कि जो केस के काउंटर है उनका 3:15 के बाद में जो नॉर्मल ट्रेडिंग है वो बंद हो जाता है। केस के काउंटर जो एफएनओ के पार्ट है, और उसके बाद में 3:20 से 3:35 वहां पे जो बेस्ट ऑर्डर बिडिंग के मैच होते हैं उससे आपसे सीएस का प्राइस हो रहा है। और हमने क्या नोटिस किया कि सेलेक्टिव काउंटर जो हेवीवेट्स है, जो निफ्टी का पार्ट है, उनमें 3% ऊपर तक के क्वांटिटी प्राइस के ऑर्डर मैच हो जाते हैं और उसकी वजह से
वो काउंटर ऊपर हो जाते हैं और स्पॉट ऊपर हो जाते हैं, और उसकी वजह से स्पॉट ऊपर रहता है, और जबकि फ्यूचर जो नॉर्मल रूटीन में काम करता है उसका प्राइस ऑलमोस्ट सेम रहता है, और उसकी वजह से स्पॉट ऊपर हो जाता है, फ्यूचर नीचे हो जाता है, और अगले दिन वापस स्पॉट नीचे डाउन होते हैं और फ्यूचर का इक्विलिब्रियम सेट करने का ट्राई करते हैं। तो दो चीज हमने नोटिस की, पहला कि 2 दिन पहले जब ये सीएस स्टार्ट हुआ था तब ऑप्शन डीके काफी फास्ट होता था, और 2.55-3 के आसपास से तो डीके स्टार्ट हो जाता था, क्योंकि 3 पीएम की टिक है वो वॉल्यूम वेटेज एवरेज को ड्राइव करती थी। बट पिछले 2 दिनों से देखने को मिला है कि ऑप्शंस 2.45 के बाद में डीप ओटीएम के भी प्रीमियम बढ़ते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए कल की बात करें, कल 24,600 24,650 के कॉल 3, 4, 5 रुपए से डबल ट्रिपल भी हो गए, क्योंकि एक तो वहां पे राइटर्स नहीं है। हम भी जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनको ये बोल रहे हैं कि आप राइटिंग थोड़ा संभल के कीजिए, और मैं ऐसा मान रहा हूँ जितने भी राइटर्स है वो एक बार थोड़े साइड में, तो राइटर्स नहीं है, जो स्पेकुलेशन बायर है वो उसमें सिस्टम में आ गए हैं, उसके चलते प्रीमियम डिके नहीं हो रहा है। सो जो 3 बजे का प्रीमियम मेल्टिंग था वो अब सीधा प्रीमियम मेल्टिंग आपको 3:30 के आसपास दिखेगा, क्योंकि उससे पहले प्रीमियम मेल्ट नहीं होगा। तो मेरा ऐसा मानना है जब तक इस सीएस में लिक्विडिटी नहीं आती है तब तक उल्टा जो नए हीरो जीरो ट्रेड वाले सेटअप है वो अमर्ज होंगे, और लोग यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करके काम करना ट्राई कर देंगे। राइटर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यदि 200-250 पॉइंट के नियर बाय स्ट्राइक का राइटिंग करते हो तो एक बार प्रीमियम स्पाइक होगा, क्योंकि हमने ये देखा है 2 दिन में कि 2.45 से लेके 3.15 तक प्रीमियम घटता नहीं है, इनफैक्ट प्रीमियम बढ़ता है। एक चीज और है कि 335 को जैसे ही प्राइस डिस्कवरी होती है 3.15 की वीवेव के हिसाब से, या तो आपका प्रीमियम 0 हो जाएगा या सडन स्पॉट हो जाएगा, जैसा कल 24,550 की कॉल जो 20 रुपए थी सडनली 65 हो गई। तो इस तरह से एक नया आर्बिट्रेज और नई अपॉर्चुनिटी बन रहा है, और इसके लिए इक्विलिब्रियम होना बहुत जरूरी है। हाँ चंदन, मैं आपसे एक बात पूछूं। मैं कल जब बैठ के सोच रहा था, 3-4 दिन से मैं भी गहन डिस्कशन कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, पढ़ रहा था, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई। एक इंडेक्स का काउंटर 3% अगर ऊपर आप उसे कर देंगे, अगर आप बिड मैच हो जाएगी तो इंडेक्स तो जाएगा ही। ऐसा क्या 3% इज अ लॉजिकल ब्रैकेट है? क्या हम उस हर स्टॉक की जो कि डेरिवेटिव्स में है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन देखकर उस कैश विंडो में सिर्फ एक 3% का बेंचमार्क नहीं, आप बिड करिए उसके स्टैंडर्ड डेविएशन के अंतर्गत, ये नहीं होना चाहिए था क्या? देखिए वीडियो में बताऊं, एक्चुअली रेगुलेटर यही मान रहे थे कि जो सीएस में जो ऑर्डर होंगे वो इक्विलिब्रियम रहेंगे, और वही ऑर्डर रहेंगे जहां प्राइस मार्केट का रहेगा। बट मैं 8-9 ट्रेनिंग कर चुका हूं 2 दिन में। मैंने पूछा कि प्री ओपनिंग में कितने लोगों ने ऑर्डर डाले और सीएस में कितने ऑर्डर डाले, किसी ने भी ऑर्डर नहीं डालते। सो जब ऑर्डर नहीं डालेंगे, लिक्विडिटी नहीं रहेगी, और सेलेक्टिव लोग जब ऑर्डर डाल देंगे तो जिधर प्राइस होगा उस मूवमेंट आ जाएगा। मेरे हिसाब से 3% काफी हाई है, क्योंकि 3% का मतलब आपका इंडेक्स 150 से लेकर 225 पॉइंट तक ऊपर नीचे स्विंग हो सकता है। तो यदि रेगुलेटर को यदि लिक्विडिटी नहीं लेके आ पाता है तो कम से कम यदि वो ऐसा कर दे कि 3% का जो कैप है उसको थोड़ा कम कर दे तो शायद ये इतना बड़ा स्विंग कम हो जाएगा, और उस कंडीशन में शायद इंडेक्स 50 से लेके 80 पॉइंट से ज्यादा स्विंग लास्ट के जो सीएस के क्लोजिंग आए उसमें नहीं दे। तो 2 चीज मेरे हिसाब से इस पे वर्क करनी चाहिए। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, या तो लिक्विडिटी आ जाए सीएस में, सब जगह से पार्टिसिपेशन बने, और या फिर ये जो 3% का कैप है उसको थोड़ा छोटा कर दे, ताकि इधर उधर के ऑर्डर नहीं होंगे और ऑर्डर मैच नहीं होंगे, तो आपका जो डिस्कवरी प्राइस है वो कंपैरेटिवली लोअर लेवल पे रहेगा और बड़ा गैप आपको देखने को नहीं मिलेगा 335 के बाद। बिल्कुल हाँ, उसमें भी काउंटर आर्गुमेंट ये है कि अगर उस समय रिजल्ट्स आ रहे हो, कोई बड़ी मूव आना हो तो फिर क्या हो। तो ठीक है, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं एक्चुअली, आई एम श्योर कि रेगुलेटर सब चीज़ें नोटिस कर रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंदन जी बहुत बहुत शुक्रिया ये व्यू रखने के लिए। हमारे साथ अब हम बात करेंगे अब गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की, क्यों हीरो ऑफ द डे बनाए। इनफैक्ट श्रेया से ही जानते हैं। श्रेया बताइए। गोदरेज प्रॉपर्टी सर, कल नतीजे आए और नतीजों के बाद जो मैनेजमेंट की कमेंट्री थी वो काफ़ी पॉजिटिव थी। उसके बाद आज सुबह जब ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई तो वो अपग्रेड और टारगेट प्राइस इंक्रीज होकर आया, तो काफ़ी शानदार लगे हैं ब्रोकरेजेस को भी नतीजे। और इनफैक्ट अगर आप बात करें तो Q1 में हाईएस्ट एवर बुकिंग वैल्यू देखने को मिली, जो कि साल 22% बढ़ा, और ये 6th कंसेक्यूटिव क्वार्टर रहा जब बुकिंग वैल्यू जो है वो बुकिंग करीब जो है वो 7,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रही है। तो इंटरेस्टिंग नंबर लगे, मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव। अब टारगेट प्राइस रख देती हूँ, क्योंकि गजब के टारगेट प्राइस आए हैं। 3,000 का टारगेट प्राइस HSBC की तरफ से आया है। जेफरीज देखिए 2,550 के टारगेट प्राइस देख रहे हैं। नोमुरा भी 2,100 के टारगेट प्राइस रख रहे हैं। तो 3,000 यानी कि 40 से 41% का अपसाइड पोटेंशियल गोदरेज प्रॉपर्टीज में ब्रोकरेजेस देख रहे हैं। HSBC ने हाईलाइट किया कि बुकिंग मोमेंटम काफ़ी मजबूत बनी हुई है, जो कि इस क्वार्टर का हाईलाइट था। और ऑपरेटिंग कैश फ्लो हालांकि नरम हुआ है, लेकिन
फिनेंशियल ईयर 28 तक ऑपरेटिंग कैश फ्लो और फ्री कैश फ्लो टारगेट हासिल कर लेगी कंपनी, तो ये टेम्पररी दिक्कत नज़र आ रही है। और रिटर्न ऑन इक्विटी में भी सुधार देखने को मिलेगा और फ्री कैश फ्लो अगर आप बात करें तो वहाँ पर भी फ्री कैश फ्लो जनरेशन अगले बड़े ट्रिगर्स हो सकते हैं। जेफरीज भी काफ़ी पॉजिटिव है, लॉन्च को लेकर उनका नज़रिया पॉजिटिव है। प्रोजेक्ट एडिशन टारगेट का बड़ा हिस्सा हासिल कर लिया है, ऐसा जेफरीज ने हाईलाइट किया है। साथ ही मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 28 के लिए ऑपरेटिंग कैश फ्लो में 40% का सुधार एक्सपेक्ट कर रहे हैं और फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव होने का भी लक्ष्य रखा है, जो कि ब्रोकरेज को काफ़ी पसंद आया, जिससे स्टॉक की री रेटिंग भी हो सकती है। इसलिए 4 से 4.5% का मूव अगर आप देखें तो इंट्राडे में देखने को मिला है। नोमुरा हालांकि न्यूट्रल है, टारगेट प्राइस थोड़े ही रखे हैं, लेकिन उनकी कमेंट्री भी अगर आप देखें तो काफ़ी पॉजिटिव है। मौजूदा वैल्यूएशन को ठीक ठाक नज़र आ रहे हैं और फाइनेंशियल ईयर 27 में प्री सेल्स टारगेट हासिल हो सकता है, ये भी उन्होंने हाईलाइट किया है। तो ओवरऑल कमेंट्री के बाद मैनेजमेंट की पॉजिटिव यहाँ पे नज़रिया बनता हुआ सभी ब्रोकरेजेस का, इसलिए स्टॉक पर एक अच्छा रिएक्शन हम देख रहे हैं। स्टॉक पर अच्छा रिएक्शन देख रहे हैं, शुक्रिया श्रेया। मार्केट मीनवाइल डे लो पर आ गया, एक बार रखिएगा जरा निफ्टी का चार्ट इंट्राडे में, और ध्यान रखिएगा इंट्राडे चार्ट में अब आप देखेंगे तो जो हम शुरुआत हुई 24,677 उसके मुकाबले अब इंट्राडे लो पर हैं हम 24,500 के आसपास। धमाकेदार ऑप्शंस लेते हैं, धमाकेदार ऑप्शंस लेंगे मानस जी से, चंदन जी से, राजेश जी से। चंदन जी आप शुरुआत करें। तो शुरुआत करना चाहूंगा श्रीराम फाइनेंस के, जो पिछले 3-4 दिनों से हाई टॉप साया बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। सिलेक्टिव फाइनेंशियल काउंटर में तेजी देखने को मिली और श्रीराम फाइनेंस का जो सेटअप है वो इंडिकेट कर रहा है कि अपमूव बनना चाहिए। इसके डेटा में चेक कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं पुट कॉल रेशियो इस काउंटर का बड़ा है, भले इसमें लिक्विडिटी थोड़ी ऑप्शंस में कम है कंपैरेटिवली, और आज लॉन्ग के बिल्टअप हो रहे हैं। मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ 11:20 की अगस्त की कॉल को, जो लगभग 28-29 के आसपास चल रही है। खरीदें, सपोर्ट रहेगा यहाँ पे लगभग 24 रुपए का, ऊपर में टारगेट बनेंगे 37 के। ओके, श्रीराम फाइनेंस 1120 की कॉल आप पे कर सकते हैं। मानस आपका ट्रेड क्या रहेगा? तो देखिए डिक्सन पे मेरा ध्यान है, क्योंकि यहाँ पर हर करेक्शन पे 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। आई थिंक एक स्टॉक तैयार है एक ब्रेकआउट के लिए। तो यहाँ पर 14,500 का कॉल ऑप्शन जो 345 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें खरीदारी करने की राय रहेगी। आपके स्टॉप लॉसेस रहेंगे 249 के, 249 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 550 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। डिक्सन टेक्नोलॉजीज। राजेश जी, ऑप्शंस में आपकी ट्रेड? देखिए मेरी नजर ग्लेनमार्क फार्मा पे है। मुझे लगता है ग्लेनमार्क फार्मा ने अपना सपोर्ट जो है इंपॉर्टेंट, उसे टेस्ट करने के बाद रिवर्सल दिया है। सो ग्लेनमार्क का 2260 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे एट लेवल ऑफ 60, 50 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, 85-90 का टारगेट जोन होगा ग्लेनमार्क फार्मा। नतीजों के बाद यहाँ पर भी अच्छा मूव बनता हुआ। अच्छा, एक और स्पेस की बात कर लेते हैं, जनरल इंश्योरेंस स्पेस की। यहाँ पर शेयरों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पर बेहद अहम फैसला लिया है और CNBC आवाज़ पर सबसे पहले आपने खबर भी देखी थी। एक बार पूरी डिटेल ले लेते हैं रोहन से। रोहन, गुड आफ्टरनून, बताएं। जी गुड आफ्टरनून। दरअसल इस वक्त जब आप एक नई कार खरीदते हैं तो आपको एक साथ 3 साल का जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है वो लेना अनिवार्य होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसे आप बढ़ाकर 4 साल कर दीजिए। ठीक इसी तरह से 2 व्हीलर की खरीद के साथ इस वक्त 5 साल का इंश्योरेंस लेना होता है, इसे भी बढ़ाकर 6 साल करने की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस वक्त देश भर में करीब 30 करोड़ ऐसी गाड़ियां हैं जिनके पास जो बिना इंश्योरेंस के ही चल रही हैं। 56% कुल गाड़ियों का है और इसकी वजह से बहुत बड़ी संख्या में जो लोग जो रोड एक्सीडेंट के विक्टिम्स होते हैं उन्हें कॉम्पनसेशन सही समय पर नहीं मिल पाता, उनके लिए दिक्कत होती है। इसलिए ये जो अवधि है इसे बढ़ाना ज़रूरी है। इंटरेस्टिंगली ये है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ही जो पुरानी अवधि थी उसे डिसाइड किया था, लेकिन अब उसे सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि इसे और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। इस पर आपत्ति ज़रूर जताई थी IRDAI ने और जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने। कहा था कि इससे जो कार की ओनरशिप है वो जो है तत्काल प्रभाव से स्टार्टिंग में जो है शुरुआती की लागत है वो बढ़ जाएगी, लेकिन इन आपत्तियों को कोर्ट ने खारिज कर दिया। उल्टा एक और सलाह दी कि एक नो इंश्योरेंस नो फ्यूल का पायलट भी वो कर सकते हैं। IRDAI को ये सलाह दी गई कि अगर किसी के पास इंश्योरेंस नहीं है तो उसे फ्यूल ना दिया जाए, इसका एक पायलट प्रोजेक्ट देखें ताकि जो कंप्लायंस है इंश्योरेंस का वो बढ़ सके। तो अब पेट्रोल पंप पे जाना पड़ेगा हेलमेट लेकर भी और इंश्योरेंस भी लेकर, है ना? तो ये 2 चीज़ें हो जाएंगी। खैर, मैं ICICI लोम्बार्ड देख रहा था आपकी स्क्रीन पर और ICICI लोम्बार्ड 1681 पे, हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग खुला था लेकिन अब थोड़ा सा बैकफुट पे आ गया है। ये इंश्योरेंस स्टॉक्स में आप देखें ये दिक्कत है। आई मीन मोमेंटम है ना, वो जो
था वो परसिस्ट नहीं करता है। आईसीसी लोम्बार्ड जहां खुला वहां से 1739 अब ऑलमोस्ट 1692, 1682 और 1672 डे की लो की डिरेक्टरी में आ रहा है। बट मैं विषय को थोड़ा चेंज करूंगा। अब एक काम करते हैं, जरा थोड़ा सा मेटल से फोकस करते हैं। मेटल्स, एक बार निफ्टी मेटल ले लेके आइए। पिछले 3-4 दिन की टर्बुलेंस में और मंडे से जो ये अनवाइंडिंग जारी है, एक इंडेक्स जो कि उभरा है बहुत स्ट्रॉन्ग बनकर, डिसेंट बनकर, और साथ ही साथ इसने अब जून के मिड के स्विंग हाई काट दिए हैं, वो है मेटल्स। चंदन, हिंदुस्तान जिंक को देखिए आप, JSW स्टील को देखिए आप, टाटा स्टील को देखिए आप, सब में मोमेंटम आ रहा है। ये अगस्त में जो मोमेंटम आया है मेटल्स में, आप क्या क्या चीज कर रहे हैं, क्लाइंट्स को क्या क्या सजेशंस दिए हैं मेटल्स में? बिल्कुल वीरू, देखिए निफ्टी मेटल इंडेक्स पिछले 2 महीने में डल रहा था, बट पिछले 5-6 दिनों से यहाँ पे रिकवरी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज से 3-4 महीने पहले मेटल यूज्ड टू बी वन ऑफ द आउट परफॉर्मर सेक्टर। अब ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे मेटल काउंटर में बॉटम आउट हो चुके हैं, और अच्छी बात है कि एफआईएस की बाइंग थोड़ी थोड़ी वापस आ रही है और इंडेक्स भी हायर बेस पे बन रहा है। सो मेटल में ऑलमोस्ट सारे काउंटर अच्छे लग रहे हैं। यदि मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी और स्टेबिलिटी की बात करूंगा तो सबसे पहले फोकस रहेगा JSW स्टील पे, जहां पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। कोई बड़ा करेक्शन भी नहीं हुआ था जब सारे मेटल गिरे थे, तो यहाँ पे पॉजिटिव बायस रहेगा। सपोर्ट की बात करते हो तो 1298 के सपोर्ट से 1380 तक के टारगेट बनेंगे। आपने हिंदुस्तान जिंक की बात की, हिंदुस्तान जिंक में भी एक बॉटम बना था काफी 5 वीक के अक्यूमुलेशन के बाद में। 518 520 का बेस बनने के बाद में एक सरपास किया है ट्रेंड लाइन को और मूविंग एवरेज के ऊपर होल्ड कर रहा है। और डेटा सेटअप के हिसाब से यहाँ पे भी अपमूव बनना चाहिए। मौजूदा लेवल से देखें तो 679 का सपोर्ट है, ऊपर में 610 तक के लेवल छूने के लिए बन सकते हैं। उसके अलावा हिंदुस्तान कॉपर भी ऐसा काउंटर है जो पिछले लगभग 12-13 वीक से लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा था। अब मैकेनिकल इंडिकेटर में बाई हुआ है, वॉल्यूम सर्ज हुआ है, मूविंग एवरेज सरपास हुआ है, तो यहाँ पे भी रिकवरी बनेगी। 510 के सपोर्ट से यहाँ पे 550 तक के टारगेट बनेंगे। तो कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द मेटल काउंटर अच्छे लग रहे हैं। हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक और JSW स्टील एक 3 प्रेफर्ड काउंटर हो सकते हैं मेटल स्पेस में रिसेंट के बॉटम आउट और रिकवरी को प्ले करने के लिए। JSW स्टिल इनफैक्ट पूरा मेटल पैक हमारा पहला चार्ट जीपीटी था आज का। मेटल स्पेस को फोकस में रखने की बात कही गई थी। JSW हिंडाल्को को हमने चुना था, और सर शानदार रैली पूरे मेटल स्पेस में देखी हमने, और ये तो चार्ट जीपीटी एकदम सटीक बैठा। स्टॉक स्पेसिफिक मूव भी अच्छा है यहाँ पर। मैं एक्चुअली सुबह थोड़ा सरप्राइज था कि मेटल्स में मूव नहीं आया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और मुझे तो एक्चुअली सच बोलूँ ना, मुझे तो ज़्यादा खुशी होती है जब स्क्रीन पे मूव आया। मतलब शुरुआत में ही अगर वो चल जाए तो मुझे उल्टा कम लगता है, उसमें उल्टा लोगों के फंसने का रिस्क होता है। शुरू में ना चले और स्क्रीन पर रैली हो, क्योंकि ये रैली आनी थी। अब आप हिंदुस्तान जिंक देखें, सुबह कोई लॉजिक नहीं था हिंदुस्तान जिंक के रेड में होने का या फिर फ्लैट शुरुआत करने का। चलिए खैर रेड में तो नहीं खुला, लेकिन फ्लैट शुरुआत हुई, इसके बाद इस तरीके मूव आया। जब स्क्रीन पर ये मूव आए ना तब मज़ा आता है। और अब मैं आपको बताऊँ, मुझे बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि जब मैं अपने चार्ट जीपीटी और ये सब बात करता हूँ तो उसमें थोड़े से लॉन्ग टर्म के चार्ट्स की बात किया करूँ। मतलब मैं करता हूँ वैसे, जब मैं डेली चार्ट्स की बात करता हूँ तो मैं एज्यूम करता हूँ कि लोगों को समझ में आएगा। जब वीकली चार्ट्स की बात करता हूँ तो थोड़े से ज़्यादा जो व्यू है वो पोजिशनल है इसमें। आई थिंक हिंदुस्तान जिंक पर इन पर्टिकुलर आप क्लियरली एक पोजिशनल व्यू है, बाकी मेटल्स पर भी पोजिशनल व्यू है। देखिए इनमें रिस्क हमेशा रहते हैं। एक रिस्क रहेगा कि कल को फिर ट्रम्प साहब पलट के कुछ हो गया, डॉलर इंडेक्स पे 100 के ऊपर निकल गया। लेकिन अब जिस तरीके से समीकरण बैठ रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि यहाँ से अगर डॉलर इंडेक्स और कोलैप्स हुआ तो ये शायद एक बड़े और नए मूव की शुरुआत है, इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी। तो मैं अभी भी काफ़ी पॉजिटिव रहूँगा। और जितने भी आज हमने सुबह डिस्कस किए थे, आई थिंक स्पॉटलाइट वाले स्टॉक्स और चार्ट जीपीटी सभी में शानदार मूव आ रहे हैं। सही कहा आपने। चलिए काम करते हैं, अब 4 का चौका ले लेते हैं। 4 का चौका ट्रेड्स में सबसे पहले सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेंगे चंदन जी से, फिर चलेंगे राजेश जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, आशीष जी के पास चार्ट का चमत्कार, और गौरांग जी के पास मिड कैप फंडा के लिए। तो चंदन जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। बिल्कुल, मैं यहाँ पे फोकस करना चाहूंगा आरबीएल बैंक पे। आरबीएल बैंक ने एक शानदार ब्रेकआउट दिया है और यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिली है। 400 की कॉल में अनवाइंडिंग इंडिकेट करिए कि 400 का लेवल तो पार करना चाहिए। सो 400 की कॉल पे फोकस कर रहा हूँ। आरबीएल बैंक की लगभग 13 रुपए के आसपास चल रही है। 10 रुपए के सपोर्ट से 19 रुपए तक के टारगेट आरबीएल बैंक की 400 की कॉल में बनने चाहिए। ओके, आरबीएल बैंक 400 की कॉल। राजेश सतपुते जी, आपका आज का एफएनओ सुपरस्टार। वीरेंद्र जी, देखिए मैंने अल्ट्राटेक को चुना है। अल्ट्राटेक मुझे लगता है एक अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा है 12,200 12,150 के बीच में। तो हम 12,100 का है ना 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के अल्ट्राटेक का सीमेंट फ्यूचर बाय करेंगे। मेरे हिसाब से ये जाएगा करीबन 12,450 से लेके 12,500, करीबन 250 से 300 पॉइंट का मूव मिलना चाहिए, क्योंकि आज एक रेंज ब्रेकआउट है, तो इसे बाय नहीं। अच्छा कर रहे सीमेंट स्टॉक्स, ग्रासिम, अल्ट्राटेक सीमेंट, हाँ ये पिक हो गई राजेश जी के एफएनओ सुपरस्टार में। आशीष कयाल जी, आपका चार्ट का चमत्कार क्या होगा?
देखिए यहाँ पर पेटीएम में बहुत अच्छा मूव देखा गया है पिछले से 2 हफ्तों में, और अभी भी कंसोलिडेट कर रहा है। आरएसआई ओवरबॉट था जो थोड़ा रिलीव हो चुका है, तो गुंजाइश है वापस अपसाइड पोटेंशियल ओपन होते हैं पेटीएम के लिए। टारगेट है 1500 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा यहाँ पर 1380 का। ओके गौरांग जी बताइए, मिड कैप फंडा में क्या पिक कर रहे हैं आप? अनुज भाई, मिड कैप फंडा के रूप में बुनियादी दर के आधार पर एक छोटी मेजोली कंपनी, जो अभी बात हो रही थी ऑटो एंसेलरी और ऑटो क्षेत्र की, तो इसी ऑटो एंसिलरी टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की श्रेणी में आता है जेके टायर। कच्चे तेल के दाम अगर अनिवार्य रूप से शांति प्रस्ताव हो जाता है, युद्ध अगर विराम हो जाता है और कच्चे तेल में नीचे के तरफ के दायरे हो जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा सकारात्मक रुझान टायर बनाने वाली कंपनियों पर आ सकता है। तो जेके टायर पर खरीदारी की राय है। बुनियादी दर के आधार पर इस तरह से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। टायर मिड कैप फंडा में गौरांग जी की पिक हो गई। 4 का चौका में हमने 4 स्टॉक्स डिस्कस किए हैं। रिकैप कर देती हूँ। हमने शुरुआत की सस्ता ऑप्शन के साथ, चंदन तापड़िया जी ने सुझाया है आरबीएल बैंक, जिसमें आपको 390 की कॉल में पार्टिसिपेट करना है। 19 की टारगेट है, 10 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। एफएनओ सुपरस्टार के लिए राजेश सातपुते जी ने अल्ट्राटेक सीमेंट चुना है। फ्यूचर्स में खरीदारी कराए 12,100 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और 12,450 का स्टॉप टारगेट है। पेटीएम चार्ट का चमत्कार आशीष कयाल जी ने सुझाया है, 1500 के टारगेट हैं और 1380 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और साथ ही आखिर में जेके टायर गौरांग जी को अच्छा नजर आ रहा है लंबी अवधि के नज़रिए से, जहां पर आपको नजरें रखनी है। मार्केट जिसका तस इनफैक्ट कुछ और काउंटर्स डिस्कस कर लेते हैं जहां पर अच्छे मूव्स थे आज के सेशन में। एक तो हमने पूरे ऑटो पैक और ऑटो एंसिलरीज की चर्चा की, हमने साथ ही मेटल पैक की चर्चा की। एक बार रियल्टी पैक रखिएगा और ओबरॉय रियल्टी आज पैनल में हमारे सोमिल ने सुझाया था डीएलएफ एक बार रखिए। और कल के गिरावट के बाद एक अच्छी यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली, लगभग 1.5-2% ऊपर है। यहाँ पर कोई मूव दिख रहा है क्या आशीष कयाल जी? हालांकि ऊपर इस तरह से थोड़ा सा फिसला है आज, लेकिन फिर भी लगभग 1.25% ऊपर। देखिए ओवरऑल जो रियल एस्टेट का रुझान है वो बाई साइड पे ही है। डीएलएफ में थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस देखा जा रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे करीबन 13 जुलाई के बाद से ये स्टॉक एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, रेंज कम होती जा रही है और अपसाइड सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो मेरा मानना ये, अगर ये 666 का लेवल ऊपर ब्रेक करता है तो अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है 700 के लेवल्स के लिए। और नीचे में जो सपोर्ट है स्टॉक का वो 641 का है। तो फिलहाल वेट एंड वॉच है, 666 का लेवल निकालने दीजिए तो अच्छा मोमेंटम अपसाइड बनेगा। ओके चलिए अब बात करते हैं नंबर्स की। जी हाँ, अभी भी अर्निंग सीजन बाकी है, तो निफ्टी में ट्रेंड के नंबर्स आएंगे। इसके अलावा 2 फॉर्मर निफ्टी कंपनीज, हीरो मोटोकॉर्प और ब्रिटानिया, इनके नंबर्स, ब्लू स्टार, क्रॉम्पटन, फोर्टिस, काफ़ी नंबर्स हैं, लुपिन, बहुत सारे नंबर्स। हमारे साथ नूपुर और दीपाली जुड़े हैं नंबर्स के लिए। पहले ट्रेंड से शुरुआत करते हैं। नूपुर, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ट्रेंड से? सर Q1 का अपडेट आया था तो रेवेन्यू का आंकड़ा हमारे सामने, लेकिन नजरें मार्जिन्स पर बनी रहेगी। हालांकि ये क्वार्टर कमजोरी के साथ ही रहा है, मात्र 19% की ग्रोथ Q1 के अपडेट में देखने को मिली थी। रेवेन्यू के तौर पर तो 5,666 के आसपास रेवेन्यूज इस क्वार्टर में देखने को मिल सकते हैं। मुनाफे की बात करें तो 20% की ग्रोथ यहाँ पर लेके चल रहे, ऑलमोस्ट 510 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा आपको आते हुए नजर आ सकता है। नजरें मार्जिन्स पर बनी हुई रहेगी। ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो प्ले आउट होती हुई नजर आ सकती है। 18% के मार्जिन्स कंपनी ने पिछले साल इसी समय में किए थे, इस बार 19% का यहाँ पे जो है एस्टिमेट निकल के आते हुए नजर आ रहा है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो 26% की ग्रोथ यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। कंपनी का जो स्टोर एडिशन है वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा था Q1 के अपडेट में, तो मैनेजमेंट की कमेंट्री स्टोर एडिशन को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। स्टोर विस्तार और SSG ग्रोथ की भी बात करें तो उस पर नज़र बनी हुई रहेगी। हालांकि एक रिकवरी की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। ग्रॉस मार्जिन्स काफ़ी स्टेबल रहेंगे। ऑपरेटिंग मार्जिन्स में जो लेवरेज प्ले आउट होगा उसकी वजह से हो सकता है 100 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट इस क्वार्टर में आपको देखने को मिले। Q1 के अपडेट के हिसाब से कंपनी ने इस क्वार्टर में वेस्ट साइड का एक स्टोर खोला है, जूडियो के 19 नए स्टोर्स यहाँ पे ऐड किए अपने पोर्टफोलियो में, और टोटल स्टोर्स देखे तो ऑलमोस्ट 1312 स्टोर्स के आसपास ये आंकड़ा पहुंचता हुआ नजर आए। तो रेवेन्यू का फिगर ऑलरेडी इन्होंने Q1 के अपडेट से मैनेजमेंट की कमेंट्री स्टोर एडिशन को लेकर काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। और अगर मार्जिन इंप्रूवमेंट होता है एज पर एस्टिमेट 100 बेसिस पॉइंट का, तो काफी पॉजिटिव होगा ट्रेंड के लिए। ट्रेंड नंबर्स ठीक ठाक रह सकते हैं और स्टोर एडिशन को लेकर क्या कुछ अपडेट वहां पे नजरें रहेंगी। अब दीपाली के पास चलते हैं। हीरो मोटो और संवर्धना मदरसन के नतीजों से क्या उम्मीद है? दीपाली, गुड आफ्टरनून, बताएं। थैंक यू श्रेया। और शुरुआत करेंगे हीरो मोटोकॉर्प के साथ। नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं
ऑल्दो मार्जिन्स पर प्रेशर इस क्वार्टर में देखने को मिलेगा। रेवेन्यूज में एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिलेगी और उसके पीछे कारण यह है कि Q1 में जो इनके ओवरऑल वॉल्यूम्स है वहां पर 23% की ग्रोथ रही है। पिछले साल जो वॉल्यूम का बेस था Q1 में वो भी लोअर साइड पर था, तो उसका भी एक एडवांटेज है और इसीलिए 29-30% के आसपास के रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। मुनाफे में 12% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, 1261 करोड़ आ सकता है आंकड़ा, और एबिटा भी 1381 करोड़ से बढ़कर सालाना आधार पर 1588 करोड़ रहने की एक्सपेक्टेशंस हैं, यानी 15% की ग्रोथ एबिटा फ्रंट पे भी रहेगी। मार्जिन्स ऑल्दो 14.4% से घटकर 13% पर आ सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि मार्जिन्स पर जो इम्पैक्ट है क्लियरली, क्योंकि ईवी सेगमेंट में अभी भी इनको लॉसेज हैं, प्लस इनपुट कॉस्ट तो बड़ी है ही जिसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। इस क्वार्टर में कंपनी ने 3% का प्राइस हाइक भी किया था हायर इनपुट कॉस्ट को मिटिगेट करने के लिए, जिसके बाद एक्सपेक्टेशंस है कि जो रियलाइजेशंस है वो 5% इंप्रूव हो सकते हैं। बट क्योंकि एल्यूमिनियम के प्राइसेस Q1 में 13% ऊपर रहे हैं, स्टील कॉस्ट भी हायर साइड पर रही है, तो इसलिए पूरा एब्जॉर्प्शन प्राइस हाइक से नहीं आ पाया है। इसीलिए इंपॉर्टेंट रहेगी मैनेजमेंट की कमेंट्री 2-3 एस्पेक्ट से। पहला तो ये कि क्या कंपनी आगे फर्दर प्राइस हाइक करेगी या फिर राइजिंग इनपुट कॉस्ट को मिटिगेट करने के लिए क्या प्लान रहेगा। विडा के वॉल्यूम्स और आगे की ग्रोथ पर कमेंट इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि इस क्वार्टर में जो विडा के वॉल्यूम्स है वो सीक्वेंशियल बेसिस पे 60 बेसिस पॉइंट इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए हैं। ईवी सेगमेंट में लॉसेस भी है, तो इसीलिए वो ट्रैजेक्टरी क्या रहेगी ग्रोथ की वो इंपॉर्टेंट होगी, और प्लस फेस्टिव सीजन की शुरुआत होगी तो किस तरीके की डिमांड आउटलुक नजर आ रहा है, ये कुछ फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे मैनेजमेंट की कमेंट्री में। वहीं बात करें संवर्धना मदरसन की, तो पहली चीज नंबर्स में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, स्पेशली प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर। और उसके पीछे कारण ये है कि पिछले साल इसी क्वार्टर में कुछ एक्सेप्शनल आइटम कंपनी ने एब्जॉर्ब किया था, जिसके कारण 47-48% का ड्रॉप हमने देखा था प्रॉफिटेबिलिटी में पिछले साल के क्वार्टर में। तो इसीलिए बेस लो है 512 करोड़ का, और इसीलिए 76% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। बट उसको एडजस्ट करके भी देखें तो भी 20-25% की ग्रोथ मुनाफे में देखने को मिल सकती है। सेल्स में 16% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, और अगर एबिटा फ्रंट पर देखेंगे तो 2458 करोड़ से बढ़कर जो एबिटा है वो लगभग 2890 करोड़ आ सकता है। मार्जिन्स सीक्वेंशियल बेसिस पे ड्रॉप हो रहे हैं, वाईवाई बेसिस पे इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगे, 8.1% से बढ़कर 8.5% के आसपास। दरअसल इनकी ऑर्डर बुक का एग्जीक्यूशन स्ट्रांग रहा है, इंडस्ट्री ग्रोथ भी इस सेगमेंट में स्ट्रांग रही है, जिसके कारण ओवरऑल अर्निंग्स को सपोर्ट मिलते हुए दिखाई देगा। जो इनका वायरनेस हार्नेस सेगमेंट है प्लस जो मॉड्यूल पॉलीमर सेगमेंट है वहां पर ग्रोथ बेहतर रहेगी, और स्पेशली जो इमर्जिंग बिजनेसेस हैं वो भी सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे ओवरऑल अर्निंग्स को। डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ नॉर्थ अमेरिका मार्केट में भी जो डिमांड है वो स्ट्रांग रही है। अब जो वायरिंग हार्नेस वाला जो बिजनेस है वहां पर मार्जिन्स भी सुधरते हुए दिखाई देंगे, डिस्पाइट कि कॉपर के प्राइसेस हायर साइड पर रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट रहेगी कि मैनेजमेंट की कमेंट्री किस तरीके की आती है। पहली चीज, सीक्वेंशियल बेसिस पे जो मार्जिन्स हैं वो 270 बेसिस पॉइंट ड्रॉप हो रहे हैं संवर्धना मदरसन के, क्योंकि कॉपर और क्रूड प्राइसेस दोनों सर्ज हुए हैं, तो इसलिए इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इसीलिए आगे का आउटलुक गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होगा मैनेजमेंट के फ्रंट पे। कंटेंट पर व्हीकल एक्सपेंशन कितना कर रही है, यानी हर एक गाड़ी में कितना कंट्रीब्यूशन संवर्धना मदरसन की तरफ से रहेगा, जिसकी वजह से रेवेन्यू विजिबिलिटी बेटर होती हुई दिखाई देगी, वो कमेंट काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। नॉन ऑटोमोटिव बिजनेस को रैंप अप कंपनी कर रही है, तो उसको लेकर क्या प्लान्स हैं आगे के लिए, प्लस क्या फुल कॉपर प्राइस हाइक जो बढ़े हैं प्राइसेस उसका इम्पैक्ट क्या आ चुका है या आने वाले क्वार्टर में और मार्जिन्स पर देखने को मिलेगा, ये कुछ कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी संवर्धना मदरसन से। लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड है। ओके, तो ये कुछ नंबर्स थे ऑटो के, ऑटो जायंट्स के, और इस बीच चलते हैं थोड़ा सा और नंबर्स को समझने के लिए थोड़ा सा डिफेंसिव स्पेस में। लुक एट ब्रिटानिया एंड लुपिन। नुपुर से बात करते हैं। नुपुर, क्या एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर? ब्रिटानिया से इस बार अच्छे क्वार्टर की एक्सपेक्टेशन है। इनफैक्ट मार्केट शेयर जो कंपनी ने लॉस किया था पिछले कुछ क्वार्टर में, वो भी इस क्वार्टर में एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा इंप्रूव होते हुए नजर आए। रेवेन्यूज़ की बात करें तो ऑलमोस्ट 9% की बढ़त इस क्वार्टर में आती हुई नजर आ सकती है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा 17% की ग्रोथ का अनुमान यहाँ पर लेके चल रहे हैं। मुनाफे की बात करें तो 620 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा देखने को मिल सकता है, ऑलमोस्ट 20% की ग्रोथ का अनुमान यहाँ पर भी है। और मार्जिन्स कंपनी ने जो हिसाब से प्राइस हाइक लिए हो सकता है 200 बेसिस पॉइंट से सुधर के ऑलमोस्ट 18% के आसपास मार्जिन इस क्वार्टर में देखने को मिले। वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो 6% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ इस क्वार्टर में आती हुई नजर आ सकती है। ग्रॉस मार्जिन में 70 बेसिस पॉइंट के इंप्रूवमेंट की उम्मीद है, ऑलमोस्ट 41% के आसपास देखने मिल सकते हैं। मार्केट शेयर जो कंपनी ने लॉस किया था पिछले कुछ क्वार्टर्स में, क्योंकि पार्ले ने अपने प्राइजेस कट किए थे और वहां पे मार्केट शेयर गेन करती हुई नजर आई थी। हो सकता है इस क्वार्टर में ब्रिटानिया फिर जो एक बार अपनी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से मार्केट शेयर जो है वो गेन करता हुआ नजर आए। कंपनी ने
ने ऑलमोस्ट 3 से 4% जो है अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाए। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री प्राइस हाइक, मार्जिन और मार्केट शेयर को लेकर यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। लुपिन की बात करें तो लुपिन के लिए भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर ही रहेगा। क्वार्टर 1 रेवेन्यूज़ में 28% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा 32% ग्रोथ यहाँ पर आती हुई नजर आ सकती है। मार्जिन 100 बेसिस पॉइंट से सुधर के 27% के इस क्वार्टर में रह सकते हैं। मुनाफे की बात करें तो 10% की ग्रोथ की उम्मीद यहाँ पर भी है। अमेरिका की जो सेल्स है, यूएस सेल्स, वहाँ पर भी इस क्वार्टर में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। ऑलमोस्ट $360 मिलियन के आसपास यूएस बिक्री यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इमर्जिंग मार्केट्स की बात करें तो वहाँ से ज़्यादा ग्रोथ आपको आती हुई नजर आएगी। जेनेरिक सेमाग्लूटाइन जो कंपनी ने लॉन्च किया है इमर्जिंग मार्केट्स में, उसकी वजह से एक बेनिफिट ग्रोथ ड्राइवर के तौर पर यहाँ पर आते हुए दिखेगा। डोमेस्टिक सेल्स की बात करें तो 12% की ग्रोथ यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है और सस्टेनेबल ग्रोथ रहेगी क्योंकि कंपनी के जो क्रॉनिक थेरेपीज और एंटी डायबिटिक जो सेगमेंट है वहाँ पे एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट इस क्वार्टर में आते हुए नजर आया। कमर्शलाइजेशन जो सेमाग्लूटाइन का डोमेस्टिक मार्केट पर, उस पर मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर लुपिन से एक्सपेक्टेड है, स्पेशली सेमाग्लूटाइन का जो इम्पैक्ट है इस क्वार्टर में देखने को मिलेगा। लुपिन का अगर आप एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर, शुक्रिया अनुपुर ब्रिटानिया और लुपिन के नंबर्स का अगर आप देखें सेंस देने के लिए। अब दिल थाम के बैठिए, कैश शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले जरा बात करते हैं रणनीति की। अनुज, आज भी अगर आप देखें तो हम ऑलमोस्ट लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी की तरफ घूम रहे हैं। निफ्टी बैंक पे एक बड़ा इवेंट था, ग्लोबल मार्केट स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन थोड़ा मायूस किया बाजार में, जैसे कि आप शुरू में भी कह रहे थे। क्या अप्रोच रखें अब इस प्राइस पर आज के इस आखिरी के आधे घंटे के सेशन के लिए और कल के लिए? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक रहें वीरू, और एक चीज़ मैं बताऊँ, एक तो ना कल के सेंसेक्स ऑप्शन से दूर रहें, कोसों दूर रहें, क्योंकि ये नया कैश सिस्टम कल पहला टेस्ट होगा बीएससी के ऑप्शंस का। अब तक तो एनएससी के ऑप्शंस का टेस्ट हो रहा था, कल बीएससी का ऑप्शंस का पहला टेस्ट होगा। अगर आपको बुलिश व्यू रखना है तो अगले हफ्ते की निफ्टी कॉल्स या सेंसेक्स कॉल जो भी है वो आपकी जो मर्जी है, जहाँ लिक्विडिटी ज़्यादा हो उसके हिसाब से ट्रेड करें। जब तक आप 24,350 के ऊपर हैं, ट्रेंड मजबूत है, लेकिन क्लियरली एक रेजिस्टेंस है 24,650 से 24,700 के जोन में। ये मेरा व्यू होगा अब आपके लिए। ओके, तो यहाँ पे जब 24,350 एक महत्वपूर्ण और निर्णायक लेवल है इस डायरेक्शन में, और अब मात्र अगर आप देखें 10 मिनट का समय बाकी है, 9 मिनट का समय बाकी है, और उसके बाद अगर आप देखें डेरिवेटिव्स के अगर आप देखें स्टॉक्स की जो कैश ट्रेडिंग है वो फ्रीज हो जाएगी। चलते ही काम करते हैं, डीलिंग रूम चेक ले लेते हैं एक वो स्टॉक्स जहाँ पे डीलर से कुछ एक्सपेक्टेशन डाउन साइड और अपसाइड रख रहे हैं। तो बताइए। वायर्स एंड केबल सेगमेंट से एक स्टॉक जो डीलर्स के रडार पे आते हुए दिखा है, आरआर काबिल। ये स्टॉक आज फोकस में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है और इनफैक्ट वॉल्यूम्स भी देखें तो 5 डे एवरेज के ऊपर आपको कारोबार करते हुए नजर आएंगे। प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशनल डेस्क पर यहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रही है और डीलर्स का भी व्यू यहाँ पे पॉजिटिव तौर पर बनता हुआ दिखा है। दूसरा स्टॉक है जुबिलेंट फूड वर्क्स, यहाँ पर भी फोकस करके चल सकते हैं। लगातार कुछ दिनों से यहाँ पर भी अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड की तरफ देखने को मिल रहा है। स्टॉक ऑलमोस्ट 4% ऊपर है और वॉल्यूम्स देखें यहाँ पर भी आपको 5 डे एवरेज के ऊपर ही नजर आएंगे और डीलर्स इस स्टॉक को लेकर भी काफी पॉजिटिव है। केबल एंड वायर्स स्टॉक्स और साथ ही जुबिलेंट फूड डीलर्स डेस्क पर ये डिस्कस हो रहे हैं। शुक्रिया अनुपुर जानकारी के लिए। स्पेशली अगर आप देखें तो आरआर काबुल को यहाँ पर एम्फेसिस दी गई है। चलिए अब हमारे पैनल क्या पिक करें, बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे मानस जी, आपसे बताइए कल के सेशन के लिए क्या चुन रहे हैं आप? तो देखिए, आज मॉर्निंग में मार्केट जब ओपन हुआ तो मैंने पीएनबी हाउसिंग की बात की थी। अच्छा मूव देखने को मिला, लेकिन जिस तरह की क्लोजिंग है उसको देख के लग रहा है कि शायद कल भी यहाँ पर फॉलो बैंक देखने को मिलेगी। करंट लेवल्स पे पीएनबी हाउसिंग के फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। आपके स्टॉप लॉसेस 1114 1114 के रहेंगे और टारगेट 1160 1160 के रहेंगे। ओके, चलिए चंदन जी, आप क्या पिक कर रहे हैं कल के लिए? बिल्कुल, कल के लिए मैं फोकस करना चाहूंगा अगेन वायर एंड केबल। आई थिंक अभी डिस्कस हुआ, उसी पे मैं फोकस करूंगा, आरआर केबल। और शुरुआत में इसमें खरीदारी के मौके भी ढूंढे थे, तो यहाँ पे एक छोटे से सपोर्ट से बीटीएसटी बना सकते हैं। 2750 का सपोर्ट होगा, ऊपर में 5850 5880 के टारगेट के लिए। ओके, आरआर काबिल 2787 पर। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी देखिए, मैं मेटल सेक्टर पे ही फोकस करना चाहूंगा। नाल्को मेरा पिक होगा 375 के ऊपर। यहाँ पे बाय अभी भी इंटैक्ट है, तो यहाँ पे 372 के स्टॉप लॉस के साथ नाल्को में बीटीएसटी करिए। इसका कल का टारगेट होना चाहिए करीबन 400 का। ठीक है, गाबा सर आपके पिक? मेरे ख्याल से रहेगा ध्यान मेरा एपीएल अपोलो पे। एपीएल अपोलो मुझे ठीक नजर आता है, ट्रेड कर रहा है 1958 के आसपास।
स्टॉप लगाएंगे करीब 1944, टारगेट रहेगा करीब 2000। एपीएल अपोलो। एपीएल अपोलो। आशीष ख्याल जी, आपने क्या पिक किया कल के लिए? देखिए, हिंदुस्तान जिंक है, स्टॉक 6% चला है, लेकिन मेरे ख्याल से बीटीएसटी में अच्छा रुझान मिल सकता है। ओवरऑल सिल्वर प्राइसेस भी मजबूत हो सकते हैं यहाँ से चलते हैं, तो हिंदुस्तान जिंक पे नजर बनाए रखे। ऊपर में जो टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं करीबन 630 के, और स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना होगा 574 का। ओके, चलिए, ट्रेड्स पूरी हो गई। हिंदुस्तान जिंक क्लियरली आज का सबसे शानदार ब्रेकआउट। वीरो, एफएनओ की पल्स थोड़ा जल्दी ले रहे हैं आजकल, बताइए। बिल्कुल, पहले ले लेते हैं अनुज, बाद में जाने पल्स के साथ क्या हुआ है ना, इसलिए एक बार आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ आज के ब्रेथ को। लॉन्ग शॉट आज लॉन्ग्स की तरफ झुकाव था, थैंक्स टू मेटल्स, थैंक्स टू सम ऑटो जायंट्स और एनबीएफसीज। लॉन्ग अगर आप देखें तो 107, शॉर्ट कवरिंग 30 में और शॉर्ट लगभग 63 और 11 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। आगे चलते हैं, अब देखते हैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन को, यानी स्लाइड्स को। लॉन्ग्स कहाँ पे थे? आज मेटल्स की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस थी। ये हिंदुस्तान जिंक तो था ही, बहुत बड़ा रिवर्सल ट्रेड। और सोना बीएलडब्ल्यू, आई मीन ऑटो बास्केट में, ऑटो एंसिलरी स्पेस में सबसे वाइल्ड मूव देने वाला स्टॉक। पीएनबी हाउसिंग, गुजरात प्रॉपर्टीज, बॉश, ये कुछ काउंटर्स जहां के आज लॉन्ग क्रिएट हुआ। अगली स्लाइड आएगी शॉर्ट कवरिंग की। शॉर्ट कवरिंग में अगर आप देखें सबसे ऊपर रहा आज डिक्सन टेक और एम्बर, उसके बाद एपीएल अपोलो ट्यूब्स। डिक्सन में काफ़ी लोडिंग हुई थी शॉर्ट साइड पे नंबर्स के बाद। पिडिलाइट, आरबीएल बैंक, इनका भी काउंटर्स में आज शॉर्ट कवरिंग थी। और नेक्स्ट स्लाइड आएगी शॉर्टिंग की, जहां पे आज शॉर्ट ने ग्रिप लिया। एनएचपीसी, बीएससी पोस्ट नंबर्स, एमसीएक्स पोस्ट नंबर्स, कमिंस, इन्फोएज, इन सभी काउंटर्स में शॉर्टिंग हुई और प्रॉफिट्स जहां कैश में कन्वर्ट हुए। उस लिहाज से अगर आप देखें तो सबसे ऊपर रहा आज कल्याण ज्वेलर्स, एक वाइल्ड मूव के बाद जुलाई की थोड़ी बहुत अनवाइंडिंग यहाँ पर, और उसके बाद शॉर्टिंग। और गोदरेज फिलिप्स, गॉडफ्रे फिलिप्स माफ कीजिएगा, और सिमंस प्रीमियर और विप्रो। अनुज, चलिए अब एक काम करते हैं, हमारे साथ दिया चौकसी फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेन चौकसी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। देवेन जी, गुड आफ्टरनून। देवेन जी, बताइए इस समय क्या व्यू रख रहे हैं मार्केट पर? कच्चा तेल वापस 80 के नीचे आया है, एफआईएस की भी बाइंग शुरू हुई है, अर्निंग सीजन भी ठीक ठाक रहा है, आपका क्या व्यू है अब? अनुज, गुड आफ्टरनून। एक तरफ मिड कैप स्टॉक्स के अंदर काफी अच्छी तरह से तेजी देख रहे हैं। I think it's a very good sign because I think we are seeing the participation happening in the cash market. और दूसरी तरफ continuously the frontline stocks are by and large remaining neglected. Seven except I think some momentum in metals today. But otherwise frontline stocks के अंदर जहाँ पे ज्यादातर conviction बैठता है क्योंकि earnings आ चुके हैं कंपनियों के, और at the same time the outlook for the current year is also fairly visible. उसके बावजूद भी फ्रंटलाइन स्टॉक्स आज की तारीख के अंदर आपको वैल्यूएशन के नजरिए से देखें तो काफी अच्छे सस्ते मिल रहे हैं। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक व्हेन द मार्केट इज निग्लेक्टिंग द वैल्यू, इट इज द बेस्ट टाइम टू लुक एट आई थिंक सम ऑफ द गुड क्वालिटी स्टॉक्स इनटू द फॉर द पोर्टफोलियो। हम समझते हैं कि आई थिंक 15 से 20% का अपसाइड इन सम ऑफ द निफ्टी स्टॉक्स इज डिस्टिंक्टली पॉसिबल इन नेक्स्ट 9 to 12 months टाइम, and that's where I think your eyes and focus should be. So वो हिसाब से हम हमारी स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ओके, देवेंद्र जी, गुड आफ्टरनून। अगर ये इन सारे निफ्टी स्टॉक्स को थोड़ा स्पेसेस में अगर कन्वर्ट कर लें, और उसमें भी मैं अगर पूछूं आपसे ऑटो स्पेस के बारे में, तो यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है आपका? जिस तरीके से मूव्स मिले हैं, नंबर्स भी अच्छे ही रहे हैं और जुलाई के बिक्री आंकड़े भी काफ़ी अच्छे नज़र आए हैं, यहाँ पर क्या व्यू? Overall very convinced about the entire auto story continuously because of जो हिसाब से डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ते जा रहे हैं, एट द सेम टाइम जो डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे, इट इज नाउ मटेरियलाइजिंग इनटू द रियलिटी। तो हम समझते हैं कि ओवरऑल एनवायरनमेंट ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी के लिए काफी अच्छा बन रहा है। इफ अराउंड 15% काइंड ऑफ ए ग्रोथ इन द करंट फाइनेंशियल ईयर is expected from some of the auto companies, I think it is distinctly possible. And that is where probably the opportunities are around even in some of the mid-cap auto ancillary companies. So yes, I think we like the auto ancillary space and selective companies therein. देवेंद्र जी, एनबीएफसी से बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है। श्रीराम फाइनेंस को देखिए, चोला को देखिए, बजाज फाइनेंस के नंबर्स आपने देखे इस बार। लास्ट रिपोर्टेड क्वार्टर्स में एलएनटी फाइनेंस के नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग थे। एनबीएफसीज में आपकी चॉइस क्या है इस वक्त? तो एक चीज पक्की है कि आई थिंक जो रिटेल कंजम्पशन जो है, वो कंजम्पशन ज्यादातर एनबीएफसी कंपनीज, पर्टिकुलरली द रिटेल एनबीएफसी फोकस कंपनीज है, उनके लिए काफी मायने रखता है। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट वी आर सीइंग
the growth in June and July both months. तो समझ में ऐसा आ रहा है कि अगर फेस्टिव सीजन के पहले इतनी स्पेंडिंग बढ़ती है एंड एनबीएफसी कंपनीज आर पार्टिसिपेटिंग इनटू दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग द लोन्स, तो मैं समझता हूँ कि आई थिंक फेस्टिव टाइम के अंदर डेफिनेटली आई थिंक माहौल इससे बेटर रहेगा, ऐसा समझ के चलते हैं। Even the interesting part is that housing finance included companies like Bajaj Housing Finance, जिसके हम पास में भी चर्चा कर चुके हैं, that kind of company has been reporting a growth of close to around 24-25% in their credit lending or the AUM building, whatever way you want to look at it. मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक अपॉर्चुनिटी वाइज काफी हद तक सम ऑफ दिस कंपनीज आर अवेलेबल at neglected valuations, and 15-20% kind of an upside is distinctly possible in some of these companies as we see it from the investment point of view. देवेंद्र जी, आईटी की रैली को कैसे देख रहे हैं आप? बहुत बड़ी रैली हुई, लेकिन पहले भी हमने 2 रैली देखी थी जो फेल हुई थी। ये इस बार की रैली भी फेल होने का रिस्क है या कुछ अलग है इस बार? तो बाउंस बैक डेफिनेटली आया है, क्योंकि आई थिंक मोस्ट ऑफ द इंडियन आईटी कंपनीज जो फ्रंटलाइन आईटी कंपनीज है पर्टिकुलरली वो इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहे थे, तो शायद वो बाउंस बैक आना जरूरी भी था। एट द सेम टाइम कंपनियों ने जो क्वार्टरली नतीजे बताए उनके अंदर एक डायरेक्शन भी ऐसा सेट किया है कि ओवरऑल पूरा साल के अंदर द इंटेक्ट ऑफ न्यू एआई बेस्ड ऑर्डर इनफ्लो is going to remain high, which also means that 4 to 6 quarters down the line, when they absolutely, I think, start talking more about the AI-based orders, मैं ऐसा समझता हूँ कि I think the revenue model will also make a shift from current model to outcome-based model, and that is where probably I think we can argue कि along with the new orders, you are likely to see the better profitability. So we like, I think, some of the mid-tier IT companies. For now, I think we have been on record seeing some of the companies, but including some of the frontline companies, we feel that the downside is limited. And again, I think like many other frontline companies, IT companies के अंदर भी 15 से 20% की upside हम अगले 12-15 महीने के अंदर देख रहे हैं, possibility देख रहे हैं उसकी। चलिए, कैश मार्केट F&O स्टॉक्स के लिए बंद हो चुकी है और 24,570 पर निफ्टी बंद हुआ है, और निफ्टी फ्यूचर देखें तो अभी 24,610 पर। ध्यान रखें, निफ्टी फ्यूचर में भी ट्रेडिंग हो रही है, लेकिन कल से ना थोड़ा सा हम हेडर लिख दिया करें 3:15 बजे की अब कैश मार्केट जो है F&O में बंद हो चुकी है। थोड़ा सा अब हमको भी ये अपडेट्स करने होंगे, थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर हम सबको काम करने की ज़रूरत है। और कैश की क्लोजिंग F&O वाले स्टॉक्स की हो चुकी है। F&O में अभी भी ट्रेडिंग चल रही है, वो अभी चलेगी, और उसके बाद ऑब्वियसली 330 पर एक फाइनल पता चलेगा, और 340 पर जाकर एक जो एब्सोल्यूट लास्ट क्लोजिंग रेट है, जो कल का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, वो हमें पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं देवेंद्र से। राइट, तो फिलहाल F&O स्टॉक्स की कैश में ट्रेडिंग बंद हो चुकी है। ध्यान रखिए, ये अभी तक का अपडेट है, 3:15 पर बंद हो चुका है। अच्छा देवेंद्र जी, आईटी पैक को लेकर भी आप पॉजिटिव है, 15 से 20% का अपसाइड अभी देख रहे हैं आप 9 से 12 महीनों में, लेकिन क्या डेटा सेंटर एक रियल्टी पैक के लिए बड़ा ग्रोथ इंजन बन सकता है, और आप भी क्या रियल्टी पैक में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं अभी? तो श्रेया, जो कमर्शियल रियल एस्टेट जो है उनके अंदर काफी हद तक हमने ग्लोबली भी एक ट्रेंड देखा है कि 2030 तक जो नए डेटा सेंटर की कैपेसिटी आ रही है फ्रॉम क्लोज टू 45 गीगावाट इन दिसंबर 2025 to getting into 250 to 260 gigawatt, which is 5 times expansion डेटा सेंटर की कैपेसिटी के अंदर ग्लोबली जो आने जा रहा है, उसके अंदर हम ऐसा एक स्टडी पढ़ भी रहे हैं उसके अंदर कि इट इज सजेस्टिंग कि द वर्ल्ड विल नॉट सी एज मेनी नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, वर्ल्ड विल नॉट सी एज मेनी नंबर ऑफ रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, but they will see maximum amount of money going into the data center related construction. So yes, I agree that to a greater extent, I think for real estate companies वो जो commercial projects लेते हैं उनके लिए एक डेफिनेटली एक अच्छा कारोबार अगले 5 साल के अंदर होने जा रहा है। ऑफ कोर्स इंडिया स्पेसिफिक कितनी डेटा सेंटर की कैपेसिटी इमीडिएटली आएगी हमें इतना अंदाज नहीं मिल रहा है, but overall I think the growth is likely to be very high given the kind of penetration of GCCs also in the country. So overall I think we believe कि opportunity काफी बड़ी होनी चाहिए,
but not done any calculation per se for the real estate companies as to how much they will get out of it. So maybe we are looking more towards, I think, the other ecosystem players within the data center, कि जहाँ पे हमें थोड़ी कॉन्फिडेंस ज्यादा है as of now. अच्छा देवेंद्र जी, मेटल्स में एक बार फिर से मूव शुरू हुआ है ना? तो मेटल्स को आप कैसे रीड कर रहे हैं? आई मीन वर्सेस जून वर्सेस मई, इसकी प्लेसमेंट थोड़ी सी अगर आप देखें एग्रेसिव अगर आप देखें तो एटलीस्ट बहुत ही ज़्यादा ओवरबॉट ट्रेजेक्ट्री, सब थोड़ा सा इंडिकेटर कूल ऑफ हो गए हैं. स्टॉक्स ओवरबॉट ट्रेजेक्ट्री से अगर आप देखें रीजनेबल ट्रेजेक्ट्री में आ गए हैं. बट क्या फंडामेंटली अग्रीमेंट है हमारे पास कि एक बार फिर री एंटर होकर मेटल्स की तेजी को खेला जाए? डिमांड सिनेरियो वीरेंद्र एब्सोल्युटली कन्विंसिंग है. हम मानते हैं कि ग्लोबल मार्केट इंक्लूडेड द मेटल कमोडिटी विल बी इन अ ह्यूज डिमांड. इंक्लूडिंग है रेफरेंस पॉइंट लेते हैं तो आज जो लार्सन को 15,000 करोड़ का जो एक ऑर्डर इनफ्लो मिला है, तो आई थिंक एक समझ में ऐसा आता है कि व्हेन द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट्स गेनिंग मोमेंटम इन द मिडवेस्ट आफ्टर द वॉर रिलेटेड डिस्ट्रक्शंस, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ज्यादातर डिमांड मेटल की बरकरार रहेगी, ऑन द कंट्री बढ़ेगी. इंडिया स्पेसिफिक एक्शन देखे तो भी मेटल की डिमांड बढ़ रही है बिकॉज ऑफ द लार्जर थ्रस्ट ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर and including the discretionary spending. So newer amount of facilities are getting created, newer amount of products are coming into play. So metal demand is going to remain absolutely strong. Fortunately, energy costs के दाम कम होने के साथ में और at the same time backward integration into renewable energy by some of the metal commodity companies, मैं ऐसा समझता हूँ कि प्रॉफिट इंप्रूव होकर आएंगे अच्छी तरह से और ये सस्टेन रहेंगे. हम ऐसा समझते हैं अगले 3 या 4 साल का विजिबिलिटी हमें दिख रहा है यहाँ पे. So yes, I think the tailwind would remain very strong. At the same time, थोड़े बहुत volatile situation में से पसार होना पड़ेगा because global uncertainty है. But overall, directional call, I think metal commodity looks really convincing from the investment point of view as well. अच्छा देवेंद्र जी, आपने इस वक्त L&T पे क्या ओपिनियन होल्ड किया हुआ है? L&T वो है जिसने पूरी की पूरी अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से मार्च ऑनवर्ड कैपिटल गुड्स की, जिस वक्त हमने ABB में कमेंस में सिमेंस में एक वाइल्ड मूव देखा, उस रैली को अगर आप देखें मिस किया बिकॉज ऑफ दैट, आई मीन मिडिल ईस्ट एक्सपोजर है ना. अभी इस प्राइस पे आपका L&T पे आउटलुक क्या है? आपने नंबर्स देखे अभी हाल के ही, आपका विजन क्या कहता है L&T पे? डाउनसाइड रिस्ट्रिक्टेड है, मैं ऐसा समझता हूँ बिकॉज वैल्यूएशन के नजरिए से भी देखे तो आई थिंक द वैल्यूज आर क्वाइट कंफर्टेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. इवन इफ यू लुक एट द EV to EBITDA for L&T kind of company remains very very comfortable at this point of time. और ऐसा समझ के चलते हैं कि करीबन 15% के आसपास का ग्रोथ यहाँ पे अच्छी तरह से बैठ रहा है. करीबन 4 या 5 साल की एक अच्छी ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी भी है, so that is likely to sustain, that growth is likely to sustain. And we believe that I think with the prices of crude coming down and eventually metal commodity prices also remain under control, the construction companies like L&T will definitely have relatively better time. At the same time, the newer verticals in which ये company operate कर रही है, तो शायद उनके अंदर भी some of the part valuation का advantage इसको company को मिल रहा है. So structurally, we remain very confident with a target upside of around 15 to 20% over 12 to 18 months time in this company. ओके देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए अपना. अच्छा वीरू, मैं ना एक और चीज़ बताऊँ ना, मुझे जो एक कैश के साथ एक और बेसिक ऑब्जेक्शन लगता है ना, एक वो है कि कैश की ट्रेडिंग बंद हो चुकी है लेकिन फ्यूचर्स की ट्रेडिंग चल रही है ना. फ्यूचर्स इन इटसेल्फ इज डेरिवेटिव ऑफ समथिंग. अब वो जो जिसका वो डेरिवेटिव है, अगर वही बंद है तो उसके डेरिवेटिव में ट्रेडिंग हो कैसे रही है? मतलब अब इस समय जैसे फॉर एग्जांपल किस बेसिस पर कोई निफ्टी के कॉल्स या पुट्स ले, किस बेसिस पर कोई रिलायंस की कॉल्स या पुट्स खरीदे, किस बेसिस पर कोई TCS की कॉल्स या पुट्स खरीदे? आई थिंक क्योंकि जब आपके पास वो रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है तो फिर फ्यूचर का क्या मतलब है या फिर डेरिवेटिव ट्रेड का क्या मतलब है? आई थिंक ये एक और सवाल है जो उठता है यहाँ पर. हाँ, एक और चीज़, वहाँ MF नहीं है, वहाँ पे PMS मैनेजर नहीं है. दूसरी बात ये भी तो है तो एक चीज़ है इसमें ना, इससे आर्बिट्राज फंड्स की अच्छी हुई है, उनका एक अच्छा कमबैक हुआ है आर्बिट्राज फंड्स का. खैर एनीवे, वायदा के कैश शेयरों में ट्रेडिंग बंद हो चुकी है. कैश मार्केट की क्लोजिंग एज ऑलवेज 3:30 पर होगी, तो वो अभी भी 6 मिनट है, 6 साढ़े 6 मिनट है वहाँ पर
अभी भी ट्रेडिंग चल रही है। ओके चलिए, बस मात्र 6.25 मिनट का बाकी है टाइम, फिर देखते हैं जनाब क्या होता है। लेकिन इस बीच अगर आप देखें जो काउंटर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव ले रहे हैं, उसमें मेरे ख्याल से वेदांता एक बहुत ही सुपर क्लोज की तरफ बढ़ रहा है। वेदांता 279.50 फ्यूचर्स रखिएगा वेदांता प्लीज़ ज़रा। और वेदांता एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ, और ये मेरे ख्याल से शायद 2 जून के बाद अब तक की सब मतलब 2 जून के बाद इतनी बड़ी लोडिंग, मेटल्स स्ट्रॉन्ग, वेदांता स्ट्रॉन्ग। लुक एट ओआई बिल्डअप 48,49,90,000 इनफैक्ट, और आज सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज होता हुआ। मानस आपकी राय क्या कहती है, मतलब क्या कंसिडर करना चाहिए इसको कल के लिए भी और एटलीस्ट एक पोजिशनल ट्रेड के लिए? बिल्कुल करना चाहिए। और पहले डिस्क्लोजर है कि इस पे हमने अपने क्लाइंट्स को भी कॉल ऑप्शन में रिकमेंडेशन दिया हुआ है। मेरा समझना है कि इस बार 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करके 290 की तरफ वेदांता जा सकता है। तो अगर एक ट्रेड लेना हो तो अभी भी लॉन्ग साइड में ट्रेड लेना है। आपके स्टॉप लॉस 171 के नीचे रहेंगे। वेदांता अच्छा क्लोज देता हुआ ये काउंटर, शानदार मूव्स यहाँ पर मिलता हुआ आज के सेशन में। अच्छा, आईटी पैक में जहाँ हमने देखा कि जो HCL टेक या लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स की बात करें जहाँ पर प्रेशर था, लेकिन मिड कैप आईटी स्टॉक्स चल रहे थे। एम्फेसिस का फ्यूचर्स रखिएगा जो कि करीब 2.5% ऊपर है, जहाँ पर अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली आईटी पैक से। एम्फेसिस ने अच्छा किया है। और आशीष खयाल जी, आईटी पैक का ये काउंटर इसने क्योंकि मिड कैप आईटी स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया तो इसने भी कंट्रीब्यूट किया था। इन लेवल्स पर क्या व्यू बन रहा है? देखिए, ओवरऑल मेरे ख्याल से आईटी में अभी जो साइकिल है वो अपसाइड टर्न हो चुका है, और ये क्लियरली दर्शा रहा है सभी हेवी वेट्स में, इन्फोसिस टीसीएस में देख के। एम्फोसिस में यहाँ पर मोमेंटम अपसाइड में बन नहीं पा रहा है। आज भी इसने कोशिश की थी करीबन मेरे ख्याल से 2484 जाने की, लेकिन वहां से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है। लेकिन ओवरऑल रुझान बाय साइड पे ही रहना चाहिए। ये 2484 लेवल्स अगर एम्फोसिस निकाल देता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऊपर में करीबन 2700 तक बन सकता है, और नीचे में जो स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल है वो 2360 लेवल्स का है। एम्फोसिस फ्यूचर्स, यस, अगर आप आईटी में देखें, मिड कैप आईटी में देखें, विद द डिसेंट विद द अच्छे स्ट्रक्चर्स में आप देखें जो लग रहा है। और इनफैक्ट अगर आप कोफोर्ज को देखें, कोफोर्ज लेके आइएगा 1781 पे फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए रोलिंग। और याद रखिएगा कोफोर्ज पोस्ट अर्निंग के बाद मिड कैप आईटी में सबसे स्ट्रॉन्ग स्विंग लेने वालों में से स्टॉक। ये अब 1781 पे 31 दिसंबर 2025 के बाद अब तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रैजेक्टरी में, यानी जो इस मंच पर बात हो रही है ना कि हाँ आईटी भले ही एक बड़ा मूव दे चुका हो, बट कंपनी स्पेसिफिक आउटलुक आप कंस्ट्रक्टिव रखिए। और कोफोर्ज उस लिहाज से 1781 हर टेक्निकल पैरामीटर पर सही बैठता हुआ, अच्छी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर। आशीष, आपका टेक क्या है कोफोर्ज पे? देखिए, कोफोर्ज में भी आपने सही कहा एकदम। जो मिड कैप आईटी स्पेस है यहाँ पर एक अच्छा रुझान मिलना चाहिए। कोफोर्ज ने बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम काफी समय से दिखाया और आउट परफॉर्मेंस है पूरे के पूरे आईटी स्पेस में। ऊपर में कोफोर्ज का जो लेवल्स है वो 1900 का देखा जा सकता है, जो कि प्रायर स्विंग रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन रेजिस्टेंस भी है। और नीचे में जो सपोर्ट है यहाँ पर 1700 के आसपास है। बाय ऑन डिप बेटर होगा, बेटर रिस्क रिवॉर्ड। कोफोर्ज पर भी अच्छा व्यू। अच्छा, इससे पहले कैश मार्केट की क्लोजिंग हो, 3 मिनट बाकी रह गए हैं। राजेश सातपुते जी, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट में अच्छा एक्शन था आज, 9% ऊपर। जो अच्छे खासे प्रॉफिट में थे वो क्या करें आप? बुक करना चाहिए। 148 के आसपास का हमारा टारगेट था, वो तो टारगेट हिट हुआ। आई थिंक वन कैन बुक प्रॉफिट हियर। फिर बुक करके चलेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट में, शानदार 12% ऊपर। जी सर। राजेश जी ने तो इलेक्ट्रिक मार्ट दिया था ना, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट थोड़ा दिया था राजेश जी ने। अच्छा। उसका अच्छा, उन्होंने इलेक्ट्रिक कहा था पहले। नहीं, लेकिन अच्छी ट्रेड रही है राजेश जी, अच्छी ट्रेड रही। मतलब आई थिंक काफ़ी शानदार ट्रेड रही। इनफैक्ट पूरी की पूरी रैली स्क्रीन पर प्ले हुई। अच्छा लोगों को प्रॉफिट मिला होगा इस ट्रेड में, वो ट्रेड अगर आपने ली होगी तो। मीनवाइल एक बार BSE का स्टॉक लेकर आइए। अच्छा, ये एक और फैक्टर है यहाँ पर वीरू। आई थिंक अगले कुछ महीनों में ना वॉच आउट करें BSE का मार्केट शेयर FNO में, क्योंकि देखिए BSE ऑल सड एंड डन वी ऑल नो कि BSE के जो ऑप्शंस हैं सेंसेक्स के, वो लार्जली वेंसडे और थर्सडे को ही एक्टिव होते हैं। क्योंकि ट्यूसडे को तो आपको ट्रेडिंग करनी है तो निफ्टी है ही आपके पास, मंडे को भी आपको ट्रेडिंग करनी है तो ऑब्वियसली लोग निफ्टी प्रेफर करते हैं। तो मंडे ट्यूसडे जब निफ्टी की ट्रेडिंग हो चुकी होती है तो वेंसडे और थर्सडे 2 दिन होते हैं जिसमें BSE के ऑप्शंस जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। उसके बाद फिर ऑब्वियसली थर्सडे की सेंसेक्स की एक्सपायरी वाले दिन तो सेंसेक्स के ऑप्शन में अच्छा वॉल्यूम होता है। फ्राइडे से लोग वापस निफ्टी पर आ जाते हैं, तो फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे। अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि जो काफ़ी बल्क ऑफ द ऑप्शन राइटर्स जो होते हैं ना, अब देखिए काफ़ी ऑप्शन राइटर्स प्रीमियम डीके जो है ना,
जो सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड राइटर होता है वो 3 बजे के बाद उस मूव को कैप्चर करना चाहता है, क्योंकि वो वॉल्यूम के हिसाब से सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वहाँ पर होता है। अब हो क्या रहा है, 3 से 3:15 में वो प्रीमियम डिके हो ही नहीं रहा है, तो वो इंटरेस्टिंग होगा आगे जाते हुए। और एक्सचेंजेस में वॉल्यूम पर क्या इम्पैक्ट होगा, आई थिंक ये देखना ज़रूरी होगा। और किस तरीके के मूव्स आगे जाते हुए मार्केट शेयर को लेकर आएंगे, आई थिंक ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा BSE वर्सेस NSE में। जी हाँ, अगर आप देखें तो ये एक महत्वपूर्ण मतलब शायद जो चीज़ है जिसको हमें ध्यान देनी पड़ेगी आगे चल के। और BSE आपकी स्क्रीन पे 3511 पे क्या एडवांटेज BSE अगर आप देखें तो इसका कैरी करेगा 3511 पे ट्रेड करता हुआ। बाकी अगर आप देखें एक मिनट का बाकी है समय, मैं देख रहा हूँ कि इट्स 24624, जहाँ ये एक सेकेंड 24624 आ गई अनुज डिजिट। और हम कहाँ पे थे अनुज? मैं बताऊं आपको हम कहाँ पर थे एग्जैक्टली आपको बताता हूँ मैं। ये हम थे 24,571 पर, 24,571 पर 50 पॉइंट और हाँ इस फिर भी कम है, रिलेटिवली कम है। 24,571 पर ये लाइन फ्लैश करिए कि पोस्ट कैश क्लोजिंग 24,625 वर्सेस 24,570, ये लाइन फ्लैश करिए प्लीज़ नीचे कि जो क्लोज है। और बैंक निफ्टी के केस में मैं आपको बता देता हूँ, बैंक निफ्टी के केस में प्री कैश क्लोजिंग थी 57,628 पर, 57,628 के मुकाबले 57,739। एक चीज़ तो है, आज उतना वाइल्ड स्विंग नहीं है, उतना वाइल्ड स्विंग नहीं है। बैंक निफ्टी के केस में 100 पॉइंट है और निफ्टी के केस में कैलकुलेट करके बता देता हूँ आपको 30 और 24 54 पॉइंट निफ्टी के केस में, बैंक निफ्टी के केस में 100 पॉइंट, ठीक है ना। तो ये एक आज का डिफरेंशियल स्टिल लुकिंग डिसेंट है ना अनुज, है ना। आज थोड़ा डिसेंट लग रहा है अगर आप देखें, डिफरेंशियल कोई बहुत बड़ा नहीं है तो सही है अगर आप देखें तो। अब क्या है ना, मैं जिस रेंज में हमने दिन का सब्सटेंशियल पार्ट बिताया है उससे एटलीस्ट क्लोज का जो है वो डाइवर्जेंस बहुत बड़ा नहीं है। पहले दिन तो बहुत बड़ा था, कल अगर आप देखें करीब 125 पॉइंट का, और आज अगर आप देखें फिर भी रिलेटिवली कम है। एक टेक्निकल सेंस लेते हैं इस पे। आशीष क्या कह रहे हैं आप? कल मैंने भी आपकी वो रील देखी थी, बट सेटल हुआ है थोड़ा सा एटलीस्ट वो डिफरेंशियल जो था? बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर जो डिफरेंशियल देखा जा रहा है वो फिर भी काफी है, क्योंकि अगर हम देखें तो ओवरऑल यहाँ पे 70 पॉइंट का भी है। लेकिन मेरे ख्याल से जो पार्टिसिपेशन है, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि पार्टिसिपेशन जो है वो रिलेटिवली अभी धीरे धीरे इंक्रीज होगा, और ये जो डिफरेंशियल है, जो इक्विलिब्रियम है, वो एस्टेब्लिश होना शुरू होना चाहिए। तो ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 6 to 7 डेज ये होना चाहिए, और यहाँ पर जो प्राइस डिस्कवरी होगी वो बहुत बेटर होगी। तो फिलहाल के लिए हम जो ट्रेड कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं वो फ्यूचर्स को देखे करें। अगर फ्यूचर्स, क्योंकि फ्यूचर्स लेवल का जो प्राइस डिमांड सप्लाई जोन है वो बहुत ही एक्यूरेटली वर्क कर रहा है, और ना ही कि स्पॉट को देखे। तो अगर अभी भी आप फ्यूचर्स को देखें तो 24,650 पे काम कर रहा है, जो कि 70 पॉइंट प्रीमियम पे है। तो आइडियली अगर देखा जाए तो यहाँ से जो क्लोजिंग होनी चाहिए थी निफ्टी की 24,570 की होनी चाहिए थी। तो प्राइसिंग अभी भी डिस्पैरिटी है, लेकिन ये आने वाले हफ्ते में, एक हफ्ते में मेरे ख्याल से सेटल इन हो जाना चाहिए। ओके चलिए, तो ये आपके लिए मामला पूरा का पूरा। अब इशू क्या है कि जो दूसरा सेशन होता है ना, ये एक और चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये बहुत लोगों को शायद पता नहीं है। 330 पे नहीं बंद होता है ये 328 से 330 के बीच में कभी भी बंद हो जाता है। जैसे प्री ओपन 9-7 से लेकर 9-8 के बीच में डायनामिक टाइम होता है। 9-7 कभी 9-7 पे बंद हो जाता है, कभी 9-7-02 पर बंद होता है, कभी 9-7-58 पर बंद होता है, ठीक है। ताकि कोई ज़्यादा इसमें मतलब जो बिड कर रहा है वो तमीज़ से बिड करे, ये उल्टा सुल्टा कुछ भी ना करे। इसके लिए वो कट ऑफ जो होता है ना वो रैंडम होता है, कभी भी हो जाएगा वो कट ऑफ। तो इसके लिए जब आप देखते हो कि प्री ओपन जब शुरुआत होता है तो ऑल ओवर द प्लेस कहीं भी रेट आ रहे होते हैं। जैसे ही आप 9-7 के करीब आते हैं धीरे धीरे वो प्री ओपन सेटल होना शुरू होता है ना, क्योंकि आपने जो भी बिड्स वगैरह डाली होती हैं फिर आप उसको मॉडिफाई करते हैं उस हिसाब से कि आप एकदम, क्योंकि वरना आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। मान लो फाइनल सेटलमेंट प्राइस से अगर आपने 100 रुपये ऊपर का डाला होगा तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसके लिए तो 328 से 330 के बीच में कभी भी वो जो सेशन है वो लिमिट ऑर्डर वाला जो सेशन है वो 328 से 330 के बीच में कभी भी बंद हो जाता है इस वजह से। और ये आपके लिए बेसिकली जो ये फैक्टर है, लेकिन हो चुकी है क्लोजिंग। अच्छा, मैं एक और चीज़ ये सोच रहा हूँ कि अब वीरू अब यहाँ से लेकर 340 तक हम करें क्या? ये एक और सवाल है ना। अब
अब इसके बाद इसका एनालिसिस होगा कि जनाब ये क्लोजिंग कैसी रही आपको, है ना? अभी तो फाइनल क्लोजिंग आनी बाकी, लेकिन स्टॉक की ये क्लोजिंग कैसी लग रही है आपको, है ना, प्रोविजनल क्लोज पे? बिल्कुल। मैं आप यकीन मानिए, आपने पूछ लिया, ये अच्छी बात है, मैं भी यही सोच रहा था अनुज। क्या स्टॉक्स देख लेते हैं। हाँ, पर अनुज एक बात है, आज का सेशन बिलोंग करता है मेटल्स को। क्या गजब की तेजी, और मैं अपनी ओवाई की समरी दिखा था, मेटल्स में बहुत अच्छे मूव्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आई थिंक आज का सेक्टर ऑफ द डे था। आई थिंक वो डॉलर इंडेक्स गिरने का मूव, एंड आई थिंक ऑनेस्टली स्पीकिंग टचवुड, आज देखिए हमारी एक चीज़ गलत भी गई, वो नायका वाली, लेकिन बाकी ये अच्छी रही, है ना। इसमें अच्छे मूव्स आए मेटल्स में। मेटल आज की क्लियर कट सबसे बड़ी थीम थी, वो डॉलर का एक इम्पैक्ट 9984 पर, हिंदुस्तान जिंक, हिंडाल्को और JSW स्टील। स्टॉक्स में हमने ये 3 लिए थे, वैसे तो खैर पूरा पैक ही अच्छा करेगा ये बात हुई थी, लेकिन स्टॉक्स में ये 3 लिए थे, तीनों डे हाई पर बंद हो रहे हैं, और तीनों में रैली जो है वो पूरी की पूरी स्क्रीन पर प्ले हुई है, ये अच्छी बात है। बिल्कुल लग रहा है। देखिए मेटल्स की एक बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छी मूव यहाँ पर, और निफ्टी का अगर आप देखें तो मतलब एक दो स्टॉक्स और देख लेते हैं जो फाइनली अगर आप देखें तो जो शायद कल के प्रोस्पेक्टिव से एक अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं। पूरी NBFCs का चंक लेके आइए, अगर मैं वो 2-3 बास्केट रख रहा हूँ जो कि आज सबसे स्ट्रॉन्ग OI लेके कैरी कर रही हैं अपने साथ कल के लिए। एक तो मेटल्स हो गया, NBFCs, श्रीराम फाइनेंस याद रखिएगा ऑल टाइम हाई पे, मैंने 2 बजे आपको स्टॉक मार्क किया था ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से कि प्लीज़ इस पर नजर रखिएगा, डे हाई पर, ऑल टाइम हाई पर, और कैरिंग ए सब्सटेंशियल OI। एक पॉसिबली आप देखें तो मानस इस पे एक आपका चेक चाहूंगा। अब आपका प्रोजेक्शन क्या है, आई मीन श्रीराम फाइनेंस पे कहाँ जा रहा है स्टॉक? ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट है, क्योंकि मेरे ख्याल से 26 फेब से अगर आप देखें तो स्टॉक ने 1100 का आंकड़ा ब्रेक नहीं किया था, लेकिन आज 1100 के लेवल ब्रेक हो गए हैं, वहां पर स्टॉक सस्टेन हो रहा है। आई थिंक इस ब्रेकआउट के बाद आप बड़े टारगेट सेट कर सकते हैं। पोजिशनली अगर बात करें तो 1300 रुपए के टारगेट आते हैं, तो 1300 के टारगेट के लिए 6 मंथ के हिसाब से एक पोजीशन ट्रेड लिया जा सकता है। आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 1020 के नीचे रहेंगे। चलिए, फिर भी एक चीज़ कहनी होगी कि आज उतना वाइल्ड स्विंग नहीं है, थोड़ा तो है, और धीरे धीरे ये भी सेटल हो जाए मामला अगर श्रेया वीरू। अब आज देखें, परसों आपको याद होगा 200 से ज़्यादा पॉइंट का डिफरेंस था, आई थिंक 220-230 पॉइंट का डिफरेंस था। कल आई थिंक 170 पॉइंट के करीब का डिफरेंस था। आज अगर आप देखेंगे तो डिफरेंस निफ्टी में 55 पॉइंट का था। ये भी नहीं होना चाहिए, 55 भी नहीं होना चाहिए, 55-54 पॉइंट भी, 25-30 पॉइंट तक सही है। और कभी कोई न्यूज़ आ जाए तो उसमें तो इन दैट केस डिफरेंस चाहे 150 पॉइंट का भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। नॉन न्यूज़ वाले केस में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे आई एम श्योर जैसे जैसे वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, जो सुबह लक्ष्मण जी भी बता रहे थे, इन दैट केस ये जो लेवल्स हैं ये और ठीक होंगे धीरे धीरे, और हो सकता है उसके बाद शायद ऑप्शन ट्रेडिंग में भी जो एक्टिविटी है वो वापस उस हिसाब से लौटे जो पहले हो रही थी। एक बार थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया लोगों को कि वो जो 315 की क्लोजिंग है और 330 की क्लोजिंग है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। उसमें फिर भी 35-40 पॉइंट का डिफरेंशियल तो लोग फिर भी लेकर चलेंगे कि उतना डिफरेंशियल तो होगा, लेकिन 200 पॉइंट का डिफरेंशियल नहीं होना चाहिए। मतलब निफ्टी में सीधा एक 24,000 के इंडेक्स में 200 पॉइंट का डिफरेंस मतलब सीधा 1%, वो एकदम कम्प्लीटली वाइल्ड है। वो फिर 3:15 के बाद स्टॉक मार्केट को एकदम कसिनो बना देता है। वो एटलीस्ट ना हो, तो उस डायरेक्शन में एटलीस्ट आज रिलेटिवली मच बेटर एक्शन रहा कैश में कंपेयर टू लास्ट 2 दिन में। अच्छा अनुज, कभी गिरेगा भी कि नहीं गिरेगा? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि भाई रोज बढ़ेगा ही क्यों? भाई रोज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जिस दिन गिरेगा पता है किस दिन गिरेगा? उस दिन गिरेगा जिस दिन सब लोग कॉल्स में बैठे होंगे, पुट कोई नहीं ले रहा होगा, उस दिन गिरेगा। मतलब वही है ना, इसका अनुज अल्टीमेट इस कैरेक्टर का जो चेक है ना वो अगली वीकली एक्सपायरी पे फिर होगा मेरे ख्याल से, क्या कहते हैं, है ना? उससे पहले कल होगा, कल सेंसेक्स की जो वीकली एक्सपायरी है, निफ्टी की एक वीकली एक्सपायरी हो चुकी है कैश के सिस्टम में, कल सेंसेक्स की पहली वीकली एक्सपायरी होगी, तो फिर कल पता चलेगा इन दैट केस। लेकिन ठीक है वीरू, मतलब थोड़ा टाइम देते हैं इसको। आज रिलेटिवली बेटर है, 2 दिन के मुकाबले तो एक्शन बेटर है। जी हाँ, चीज़ें सेटल हो रही हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आज पार्टिसिपेशन उस कैश विंडो में जो है वो अच्छा रहा हो। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, है ना। और हम भी कल भी यही बात कर रहे थे कि एटलीस्ट कुछ तो अगर आप देखें तो इसका ये जो विंडो में पार्टिसिपेशन बढ़े, प्राइस डिस्कवरी अच्छी हो, वो हो,
तर्क संगत हो, एटलीस्ट अगर आप देखें तर्क संगत के, अगर आप देखें कुछ नजदीक हम पहुंचे हैं। मैं एक दो स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पे और रख देता हूं जहां पे अच्छा मूव रहा, उसके बाद अनुज के पास चलेंगे फाइनली इस क्लोजिंग के लिए। डिक्सन एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव के बाद आज क्लोज हुआ, उसके बाद पिडिलाइट, अगर आप देखें क्रूड के रिट्रेसमेंट का पूरा एडवांटेज लिया, और एनबीएफसीज में अगर आप देखें तो आज गोल्ड फाइनेंस कंपनियों में भी अच्छा मूव था और उसमें मन्नापुरम ने आज एक अच्छा रेट लिया। क्लोज के लिए चलते हैं अनुज के पास। अनुज ओवर टू यू। बिल्कुल, फिर उससे पहले ना मैं एक दो और चीज़ें दिखाना चाहता हूँ आपको। वेदांता का रेट रखिएगा एक बार, कैश और फ्यूचर्स का। सेल का रेट रखिएगा, कैश और फ्यूचर का। LIC का रेट रखिएगा, कैश और फ्यूचर का। ये दो तीन स्टॉक्स दिखे हैं मुझे जहाँ पर थोड़ा सा एक डिफरेंशियल था कैश और फ्यूचर्स में। ये देखिए, ये वेदांता का फ्यूचर 280 पर, स्पॉट 277 पर, क्योंकि इसका मतलब फ्यूचर में ट्रेडिंग हुई है तो ऑप्शन मतलब ये इस फ्यूचर का प्राइस ज़्यादा बिलीवेबल है, तो ये एक फ़र्क है। इसके अलावा सेल एक और स्टॉक है, सेल भी रखिएगा। सेल के केस में भी आई थिंक मोर और लेस ऐसा ही हुआ है। मेटल्स में ज़्यादातर, क्योंकि मेटल्स में आई थिंक लास्ट के कुछ मिनटों में लोगों ने अग्रेसिवली ऑप्शंस में पोजीशन बिल्ड की, लेकिन वो आपको स्पॉट में नहीं दिखाई देगा। ऑब्वियसली हिंदुस्तान जिंक एक और था, हिंदुस्तान जिंक में भी टुवर्ड्स द एंड अगर आप देखेंगे फ्यूचर और स्पॉट का जो डिफरेंशियल था वो काफ़ी पिकअप हुआ। ओके, इतना नहीं हुआ यहाँ पर। और LIC रखिएगा एक बार। LIC के केस में देखिए, LIC के केस में क्या हुआ एक बार वो भी देख लेते हैं। LIC के केस में भी थोड़ा सा एक फ़र्क है फ्यूचर्स वर्सेस कैश में, तो ये आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग। जैसे इस बार आपने पहले फ्यूचर्स साइड रख दिया, ठीक है। हाँ, तो तभी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। मैं कहा हाँ ठीक है, तो थोड़ा सा एक फ़र्क रहा इन स्टॉक्स में। चलिए, अब एक्चुअली क्या हो गया कि वॉल पे जाने का कोई मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं कि आज की क्लोज किस हिसाब से रही, क्योंकि 340 हो चुके हैं। काम करते हैं 340 होने पर उसके बाद ही रिविजिट करते हैं पूरी की पूरी क्लोज को। और जी हाँ, अब क्लोजिंग हो चुकी है अच्छे से। अब देख लेते हैं वॉल पर की मार्केट की आज की क्लोज कैसी रही। लेकर आइए एक बार जरा इंडेक्सेस। निफ्टी ऑब्वियसली 24,624 पर, निफ्टी IT 50 पॉइंट नीचे, निफ्टी बैंक 170 पॉइंट नीचे। मिड कैप और स्मॉल कैप एकदम फ्लैट थे, एडवांस डिक्लाइन एडवांसेस के फेवर में था। इंडिया विक्स भी फायर कर दीजिएगा एक बार जरा। स्मॉल कैप करीब 3-4% ऊपर था, यहाँ पर अच्छे मूव्स थे। इंडिया विक्स एकदम फ्लैट था। सेक्टोरल गेनर्स देखते हैं एक बार कहाँ पर गेंस थे, और उसके बाद फिर सेक्टोरल लूजर्स लेकर आएंगे। मेटल्स ऑब्वियसली और ऑटोज़, मेटल्स और ऑटोज़ दो अच्छे सेक्टर्स थे। लूजर्स दिखा दीजिए एक बार। लूजर्स में क्या क्या था? कैपिटल मार्केट, निफ्टी बैंक और कुछ हद तक FMCG। निफ्टी गेनर्स पर आइए। निफ्टी गेनर्स में देखते हैं आज क्या क्या था। श्रीराम फाइनेंस, ग्रासिम, हिंडाल्को, JSW स्टील, तो मेटल्स मेनली। NTPC में भी अच्छी रिकवरी आई आज। और अब लूजर्स दिखा दीजिए ज़रा एक बार। निफ्टी लूजर्स TCS, HCL टेक, बेसिकली IT और कुछ हद तक कुछ फार्मा स्टॉक्स। बिल्कुल जी हाँ, चलिए, तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो इस सेशन का निचोड़ ये रहा कि कैश की जो वॉलिटिलिटी थी है और जो एक सब्सटेंशियल जंप था वो आज फिर भी अगर आप देखें तर्क संगत रहा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और कल इसका एक और अगर आप देखें जिसे कहते हैं ना, कैरेक्टर का टेस्ट होगा BSE की वीकली एक्सपायरी के दिन। मुलाकात होगी कल सुबह गुरुवार को इस पर कि आपसे मुनाफे की तैयारी और मॉर्निंग कॉल में। तब तक के लिए नमस्कार।